चलो लेट्स गो। शुरू करें बच्चों, एवरीबॉडी, यस और नो? स्टार्ट करें गाइज। एवरीबॉडी ज्वाइंड? ऑडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म। तो शुरू करते हैं। चलो, सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और कैसी रही आप सबकी दिवाली मेरे भाई साहब और मेरे प्यारे नालायकों? आई होप सो आपकी दिवाली मस्त रही होगी। तुमने मस्त टिकलियां फोड़ी होगी, कुछ फटाके फोड़े होंगे, कुछ लोगों ने जिंदगी के रॉकेट लगाए होंगे, हाँ है ना, कुछ ने बम फोड़े होंगे और कुछ ने फटाकों को निहारा होगा। एंड इस दिवाली के साथ आज हम शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ध्यान देते हैं हमारे नए सिलेबस की तरफ। मुझे लगता है कि इस दिवाली का आपने भरपूर उपयोग किया होगा अपने बैकलॉग्स खत्म करने के लिए, पर कुछ नालायक बच्चों ने बैकलॉग भी खत्म नहीं किए हैं। अब क्या बोले जीवन के अंदर, क्योंकि बोलने के लिए कुछ अल्फाज, मेरे पास कुछ वक्त नहीं है, अल्फाज नहीं है, और एकदम से तुमने वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं। अब दिवाली के अंदर अगर तुमने बैकलॉग नहीं खत्म किया है तो तुम्हारे पंडित जी, तुम्हारी वाली, तुम्हारा वाला और पूरे बाराती एक साथ भाग जाएंगे मंडप में, अकेला सिर्फ तुम बचोगे। ये बात को तुमने जीवन में याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। मैंने सुना विजय सर ने तुम्हारे पटाखे बना के तुम्हारी जिंदगी में रॉकेट लगा दिए, ठीक है, बहुत सही, एक नंबर। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे एकदम प्यारे न्यारे दुलारे लॉ के साथ में। ये लॉ लाइव स्ट्रीम में लेने के पीछे का मकसद ये था कि लॉ एकदम इतना जबरदस्त लॉ है, मतलब इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, वक्त नहीं है, जज्बात एकदम बदल गए हैं और अल्फाज नहीं है। इतना सुंदर प्यारा सा, सुंदर सुशील सुकुमार सा, सुसज्जन सा, सुसंस्कृत सा, सुसु सा लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बाबा आदम के जमाने का लॉ है। तुमने ऑलरेडी बाबा आदम के जमाने का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ लिया है। उसी से कुछ साल दूर एक और लॉ बनाया गया था 1897 में, जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये भी तुम्हारे सिलेबस में पेल दिया गया है। लॉ इतना खूंखार है, इतना खूंखार है कि देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ का कंस्ट्रेंट क्या है, लॉ का मीनिंग क्या है, ये चीजों को आज हम समझना शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई होप सो। दिवाली की छुट्टियां कम, लेक्चर वाली दिवाली ज्यादा थी। कौन करता है यार ऐसा? हु डज दैट? सीरियसली, ये ऐसे टीचर्स को ना बैन कर देना चाहिए जीवन में। ये जो दिवाली के छुट्टियों में जो लेक्चर लेते हैं, एंड में ले बात अलग है, वो भी 1-2 घंटे के लिए ले बात अलग है, पर जो दिवाली के अंदर लेक्चर लेते हैं ना 3-3 घंटे के, मीन्स दिस इज नॉट डन मैन। दिस इज, इनको बैन कर देना चाहिए, ठीक है, इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए पढ़ाने के लिए। एंड में लो, 2-1 घंटा लो, ठीक है। ये क्या तुम हर रोज 3-3 घंटे के लेक्चर ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मुझे क्यों बैन करना? आपकी दिवाली तो खत्म हो गई ना, अभी तो सैटरडे संडे को लेक्चर ले रहा हूं यार। मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ज्यादती की है? उल्टा दिवाली में तो तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, मैंने तुमको डिस्टर्ब भी नहीं किया। इतनी याद आ रही थी दिवाली में कि डोंगर के ऊपर जाके चढ़ के बैठ के रो रहा था मैं। अभी क्या बताऊं मैं तुमको, डोंगर पे चढ़ के रो रहा था। अभी क्या बताऊं क्या मैं तुमको। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। घर जला दिया रॉकेट से? क्या हो गया विनीत बेटा, किसका घर जला दिया जीवन में? छठ पूजा है अभी? अरे वाह 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 वाह, शानदार। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना नालायक बच्चों। लेट्स गो। टाइम पास बताओ जीवन में करने के लिए, वही जाके बैठे रहो। नालायक प्रिंस, तेरी शादी बेटा डोंगर पे होगी, याद रखना प्रिंस, याद रखना, तेरी शादी डोंगर पे होगी और पूरे बाराती ट्रेकिंग करते करते पहुंचेंगे, ठीक है। ये बात तूने याद रखना जीवन में। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, शुरू करते हैं, ध्यान देना। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम जनरल क्लॉजेस एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं जरा उसको समझते हैं। 1897 का लॉ है और यह लॉ बनाया क्यों गया है इसको समझते हैं। देखो, नॉर्मली हर लॉ के अंदर हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं और हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर, नॉर्मली सेक्शन 2 में पढ़ते हैं। और दूसरी बात,
सेक्शन 2 में भले ही डेफिनेशन बोले गए हो, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके डेफिनेशन नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके डेफिनेशन एक्ट के अंदर नहीं लिखे जाते। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका डेफिनेशन एक्ट के अंदर नहीं बोले जाते। ठीक है, सीरियसली सुनना, डिस्कशन बहुत काम का डिस्कशन है। सो कुछ चीजें लॉ में ऐसी होती है जिनके डिस्कशन एक्ट में नहीं बोले जाते, जिनके डेफिनेशन एक्ट में नहीं बोले जाते सेक्शन 2 में। हां, डिफिकल्ट वर्ड है तो उसके डेफिनेशन बोले जाते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, एसोसिएट कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, प्रोस्पेक्टस, इनके डेफिनेशन बोले जाने चाहिए सेक्शन 2 में। आई टोटली एग्री। पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके डेफिनेशन सेक्शन 2 में डाल के फायदा नहीं है, या जो भी सेक्शन के अंदर डेफिनेशन है उसके अंदर डाल के फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो वर्ड्स है वो बहुत जनरल वर्ड है। ऐसे जनरल वर्ड है जिसका मीनिंग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सब लोगों को मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट में अगर बोला कि फाइलिंग विद द, नॉर्मली हमने कंपनीज एक्ट में हर जगह पढ़ा है कि भैया वो हमेशा वाला अपना, फाइलिंग विद द आरओसी शॉल बी मेड विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज में आपने आरओसी को फाइलिंग करना चाहिए। अब इसमें डेज वर्ड का क्या मीनिंग है, ये थोड़ी ना सेक्शन 2 में लिखा जाएगा। डेज मतलब क्या, ये थोड़ी सेक्शन 2 में लिखा जाएगा। तो सेक्शन 2 में डेज वर्ड का मीनिंग नहीं लिखा होगा। कई बार आपने देखा 3 मंथ्स के अंदर फाइलिंग करना चाहिए, तो 3 मंथ्स मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं लिखी जाएगी बच्चों। तो कुछ ऐसे जनरलाइज वर्ड होते हैं हर लॉ के अंदर जिसके डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर नहीं लिखे जाते। वो जनरल वर्ड है, सबको मालूम है उसका मीनिंग क्या है, लेकिन उसके डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं लिखे जाते क्योंकि वो जनरल है। जैसे डे का डेफिनेशन, मंथ का डेफिनेशन। अब ऐसे सिचुएशन में डेज मंथ का डेफिनेशन नहीं दिया है तो लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। फाइलिंग शॉल बी मेड विद इन 30 डेज। कोई एक आधा हो सकता है कि मैं दिन में काम नहीं करता, सिर्फ रात में करता हूं सर, तो क्यों, व्हाई नॉट 30 नाइट्स सर, मेरा असली काम तो रात में शुरू होता है सर, व्हाई नॉट 30 नाइट्स, व्हाई 30 डेज, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता फाइलिंग विद द आरोही शॉल बी मेड विद इन 30 नाइट्स, फाइलिंग विद आरोही इन 30 नाइट्स। मस्त, बड़ी, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब अरे ऐसे ताली बजानी थी, वो गलती से हो गया। ठीक है, फाइलिंग विद द आरोही 30 नाइट्स, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता? फाइलिंग विद द आरोही इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स क्यों, 9 मंथ्स क्यों नहीं बोल, 9 मंथ से कुछ याद आया, 9 मंथ्स क्यों नहीं बोला जाता, और मंथ्स की डेफिनेशन क्यों नहीं दी है? अच्छा, डे नाइट की डेफिनेशन क्या है? ऐसी कई सारी जनरल टर्म्स रहती है जिनकी डेफिनेशन ये सेक्शन 2 में नहीं लिखी जाती। पर ये भी तो गलत है ना कि उनकी डेफिनेशन ही ना लिखी जाए। कोई अगर बंदे को कभी कंफ्यूजन हो गया डे का मीनिंग क्या है, तो उसके लिए तो मुश्किल है। जैसे अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ साइड में जाओ, नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओ, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहां 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है, 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है वहां पे। हाँ, मैं गया था, मेरे जियाजी में आर्मी में है तो उनका पोस्टिंग था अरुणाचल प्रदेश में, गया था, 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है वहां पे। तो उनके यहां डे का डेफिनेशन तो चेंज हो गया भाई, बिजनेस आवर्स भी खत्म नहीं हो रहा, अंधेरा पहले हो जा रहा है जीवन में, तो वहां तो डेज का डेफिनेशन चेंज हो गया। आप जैसे जैसे नीचे साउथ साइड जाओगे तो आपकी डे की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। आप नॉर्थ पोल, वैसे तो हमारे लॉज नॉर्थ पोल में नहीं लगते, पर नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात रहता है। सोचो 6 महीने की रात, कितनी सारी चीजें आपको, मतलब 6 महीने की रात, मतलब अरे कितने लंबी रात, ये बोल रहा हूं मैं, राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया, कटे तेरे नहीं, संगिया नहीं, सॉरी। सो मैं कहना यह चाहता हूं कि कुछ जनरलाइज चीजें ऐसी होती है जिनके डेफिनेशन नहीं लिखे जाते एक्ट के अंदर। डे का डेफिनेशन, मंथ का डेफिनेशन, डिस्टेंस बोला है 2 किलोमीटर तो किलोमीटर का डेफिनेशन, डिस्टेंस का डेफिनेशन, ये जनरलाइज चीज है, सबको पता है। पर ये कहीं लिखी भी ना हो, ये भी तो गलत है। कहीं ये लिखी भी ना हो तो ये भी तो गलत है ना जीवन में, कि अगर ये कहीं नहीं लिखी, डे का डेफिनेशन कहीं नहीं, मंथ का डेफिनेशन कहीं नहीं, समझो किसी को कभी टैली करना रहा, दिन मतलब क्या, तो उसको कहीं ना कहीं तो डेफिनेशन दिखना चाहिए ना भाई। इसलिए लाया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट, कि सभी जनरलाइज चीजों के मीनिंग इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। इसलिए इसको लॉज ऑफ द लॉ कहा जाता है, कि जिन लॉज में कोई जनरल टर्म डिफाइंड नहीं है, ए लॉ के अंदर ये डिफाइंड है, ये लॉ के अंदर ये डिफाइंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ द लॉ। इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया भी कहा जाता है भाई, द इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, ये भी इसको कहा जाता है जीवन में। मतलब आप जनरल क्लॉजेस एक्ट में को नाम बोलो तो ठीक है, मेरे को वो है ना, वो एक नेम नहीं रहता है जनरल क्लॉजेस एक्ट,
आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, ऐसा वाला बोलो तो मेरे को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। जो जनरल क्लॉज, इट इज ए इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ इंडिया, जनरल चीजों का इंटरप्रिटेशन आपको इसी लॉ में से मिलेगा। तो आप बोलो जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, ये वाला मीनिंग सही है इसका। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। इट इज ए इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, इसलिए इसको लॉज ऑफ द लॉ भी कहा जाता है। जैसे महालॉ, जैसे देवों के देव महादेव, वैसे लॉस का लॉ महालॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो अभी तक तुम्हारे लॉ लग रहे थे, लॉ लग गए, लॉ लग, अभी तुम्हारे महालॉज लगेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो अभी तक तुम्हारे लॉ लग रहे थे, अभी तुम्हारे महालॉ लगेंगे, बिकॉज़ लॉज ऑफ द लॉ, इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो नॉर्मली इस एक्ट को हम कब कब यूज करते हैं, कब कब हम इस एक्ट को यूज करते हैं? पहला, अगर कोई लॉ है जिसके अंदर उस टर्म का, किसी स्पेसिफिक टर्म का कोई मीनिंग नहीं दिया गया है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक टर्म अंडर एनी लॉ, तो हम ये लॉ यूज कर सकते हैं। देन GCA विल बी अप्लीकेबल, ये बोल सकते हैं। या ऐसा कोई लॉ है जिसमें एक ही टर्म के अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, ड्यूअल मीनिंग निकल रहे हैं। ड्यूअल मीनिंग पता है तुम्हें? ड्यूअल मीनिंग समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? हाँ है ना? तुमको तो पता ही होगा ना ड्यूअल मीनिंग, तुम तो ड्यूअल मीनिंग के जनक हो, हाँ है ना? तो ड्यूअल मीनिंग चीजें अगर निकल रही है, ठीक है, कौन सी चीजें निकल गई है? ड्यूअल मीनिंग चीजें अगर निकल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन है कि अगर मीनिंग डिस्प्यूटेड है, मीनिंग क्या है? डिस्प्यूटेड है, तो हम GCA लगा देंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट। और मीनिंग क्लियर है कि दो अलग मीनिंग है पर दोनों के दोनों क्लियर है कि कहां यूज करना है। सो क्लियर मीनिंग इन रिस्पेक्टिव एरिया, स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव एरिया में मीनिंग क्लियर निकल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम जनरल क्लॉजेस एक्ट यूज नहीं करेंगे। तो जहां डिस्प्यूट है, जहां जनरल टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं दिया गया है, या जहां दो मीनिंग निकल रहे हैं, उसमें से एक मीनिंग चूज करना जरूरी है, तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को एप्लीकेबल कर देते हैं। 1897, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। दिस इज अ लॉ ऑफ द लॉ, महालॉ। सो बेसिकली इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये देखो, ये पहला, सबसे पहला डायग्राम दिया है, एकदम फालतू डायग्राम है, बिल्कुल भी इस डायग्राम में कोई सेंस नहीं है। तो इस लॉ का सबसे पहला, नीचे आ जाओ ऑब्जेक्ट के ऊपर, शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट, सभी एक्ट के लॉज का लैंग्वेज छोटा कर दो, ठीक है। प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब पूरे इंडिया में जनरल चीजों का एक ही मीनिंग चलना चाहिए। डे का मीनिंग सब लोगों ने डे ही लेना चाहिए, नाइट नहीं लेना चाहिए। अगर लोग डे का मीनिंग भी नाइट लेने लग गए, तो आप सोचो जो रात में हो रहा है वो, मतलब बात को समझो जरा, वो ऐसे दिन दहाड़े होना शुरू हुआ तो सही बात नहीं है। टू स्टेट द एक्सप्लिसिटी सर्टन कन्वीनियंट रूल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, एक कुछ कन्वीनियंट दो चार जनरल रूल बना दे कि भैया इंटरप्रिटेशन के लिए। गार्ड अगेंस्ट द स्लिप एंड ओवरसाइट ऑफ इंपोर्टिंग एवरी एक्ट, मतलब हर इंटरप्रिटेशन को तहस नहस तोड़ मरोड़ के लिया जाए, उसके खिलाफ ये लॉ वर्क करता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में आपके केसेस भी बहुत सारे भाई साहब, बहुत सारे, क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट तो जनरल लोगों के रिलेटेड है, और जनरल लोगों के रिलेटेड तो जनरल लोगों ने तगड़े केसेस किए हैं। जैसे पहला ही केस है द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस करमचंद थापड़। इट हैज स्टेटेड दैट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्लेस वन सिंगल स्टैट्यूट डिफरेंट प्रोविजन एज रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स। बोले एक सिंगल स्टैट्यूट रहना चाहिए, एक जनरल लॉ रहना चाहिए जो सभी जनरल वर्ड्स का एक सिंगल मीनिंग बोलता है। जनरल क्लॉज एक्ट का मकसद वो है। दिस इज डिफाइंड इन द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस वर्सेस करमचंद्र थापड़। अब इस एक्ट के अंदर इतने लॉज है कि हम इसका एक टेबल, इतने केसेस है कि हम सभी केसेस का एक टेबल बना लेंगे जीवन में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आने वाले और हर केस याद रखना बहुत मुश्किल है। एक टेबल बनाएंगे तो कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस करमचंद थापड़, उसी के अंदर बोला गया है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एप्लीकेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ द ऑल लॉज। जैसे देवों के देव महादेव, लॉ का लॉ महालॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये इसी के अंदर बोला गया है। आप चाहिए तो ये मार्किंग करके रखिए। हो सकता है आपको पूछा जाए शॉर्ट नोट में कि भैया महालॉ मतलब क्या होता है, ठीक है, मार्क कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। पेजेस कितने लीव करने क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा है, तब मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा था। अब जीवन में तुम उठ के आए हो, जीवन में
ठीक है, कि सर पेजेस कितने लीव करने हैं, तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके आगे सब कुछ लिखना है नालायक। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया पक्का, हाँ है ना। तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, मैं पहले झटके में ही आपको मेरा ओपिनियन बोल देता हूं इस लॉ के लिए। लॉ के अंदर कुछ ही चीजें हैं, कुछ सिलेक्टेड 5-6 चीजें हैं, सिर्फ 5-6 कुछ सिलेक्टेड चीजें, ईमानदारी से पढ़ लो, ठीक है, 5-6 सिलेक्टेड चीजें हैं, सच में ईमानदारी से पढ़ लो, पूरा बाकी लॉ फालतू है। नहीं तो मैं आपको एक बार ट्रेलर दिखा दूं, आपका दिमाग खराब हो जाए, आपको ट्रेलर दिखा, आपको समझ में आ जाएगा दर्शन साहब इसको फालतू लॉ क्यों कह रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, इसके डेफिनेशन देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन का डेफिनेशन दिया है भाई। देखो तुम, तुम्हारी बुक में 2.3 पे इतना भयंकर लॉ है, मतलब जनरल क्लॉजेस को डिफाइन करने में इस लेवल पे पहुंच गई है कि इन्होंने डेफिनेशन का डेफिनेशन, ये कौन करता है, इन्होंने डेफिनेशन का डेफिनेशन दिया है। सीरियसली, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल, मारो मुझे, मारो, मेंबर को पढ़ाना है जीवन के डेफिनेशन का डेफिनेशन कौन देता है बे। दूसरा, मीन्स और इंक्लूड्स, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये बेसिक्स ऑफ लॉ के अंदर मैंने आपको कवर करवाया था, साइड में लिखिए, आ जाइए, पहले पूरे चैप्टर का मैं आपको वजूद बोल दूं क्या है। 2.4 पे आइए, लिखिए बेसिक्स ऑफ लॉ। बेसिक्स ऑफ लॉ में मीन्स और इंक्लूड्स वाला डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे जीवन में। समझ में आ रहा है बेसिक्स ऑफ लॉ, आइडिया क्लियर है। नहीं सच्ची में लॉ इंग्लिश टीचर है। ये शॉल और मे का ये जो डिफरेंस है ना, शॉल में, ये शॉल और मे, शॉल और श्रीफल, शॉल और मे, ये अपन देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लॉ के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे, इसको पेंडिंग मार्क करके रखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में शॉल और में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, यहां पे इसको देखने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद में प्रिलिमिनरी, फिर वापस डेफिनेशन, ठीक है, और उसके अंदर देखो एक्ट का मीनिंग क्या है, एक्ट जो तुम अभी तक पढ़े हो बचपन से लेकर बचपन तक, उसका मीनिंग क्या है अभी बोलेंगे ये। फिर एफिडेविट का मीनिंग क्या है, एफिडेविट मतलब कसम खाओ, गीता पे हाथ रख के, गीता मतलब नालायक लोगों, गीता भगवत गीता की बात चल रही है, अच्छा सोचो जरा जीवन में। सेंट्रल एक्ट का मीनिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम अभी तक जीवन में सिर्फ ये पढ़ रहे थे सीजी अप्रूवल लेना है, सीजी अप्रूवल लेना है, सीजी अप्रूवल लेना है, जहां तुमको कोई अप्रूवल याद नहीं आता वहां तुम सीजी अप्रूवल लगा दो। वो सीजी का मतलब क्या है वो यहां लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टार मार्क करके रखिए, पहले से ही चैप्टर पढ़ाने के पहले ही बोल दू ये लॉ क्या है, ठीक है, स्टार मार्क करके रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन को। शानदार, बहुत बुक नहीं लही है सर ये साथ में, बहुत बढ़िया आदित्य, मुबारक हो, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब एकदम बढ़िया। फिर कमेंसमेंट का मीनिंग दिया है, मतलब कौन से दिन लॉ कमेंस होता है। फिर एनेक्टमेंट का मीनिंग दिया है, ये नॉर्मल से डिफिनेट। डॉक्यूमेंट का मीनिंग दिया है कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, ये भी जीवन में पढ़ना है, डोंट वरी। फिर फिनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया है भाई, फिनेंशियल ईयर का डेफिनेशन, समझ रहे हो, समझ रहे हो, वो भी पढ़ना है जीवन में। कैलेंडर ईयर का भी डेफिनेशन वो भी पढ़ना है। कैलेंडर ईयर तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तुम शायद दूसरे ग्रह से पैदा हुए होंगे, तो कैलेंडर। गुड फेथ का डेफिनेशन दिया है भाई, गुड फेथ क्या है। उसके बाद में गवर्नमेंट का डेफिनेशन दिया है, क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डेफिनेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप कहीं पकड़ के ऐसे हिला नहीं सकते, इमूवेबल
पकड़ के नहीं ला सकते तो इमूवेबल हुई ना, नालायक लोगों। लेट्स गो। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर इंप्रिजनमेंट, जेल का मतलब तुम इतने सारे लॉज में बोलते हो जेल अप टू 1 ईयर, इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, इंप्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, उसका मीनिंग क्या है? फिर इंडियन लॉ का मीनिंग क्या है मेरे भाई? इंडियन लॉ। फिर मंथ का मीनिंग क्या है? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, ठीक है, सबका मीनिंग दिया है, ठीक है। फिर ओथ, कसम खाना। फिर ऑफेंस का मीनिंग दिया है, ऑफिशियल गैजेट का मीनिंग दिया है भाई साहब, रजिस्टर्ड पर्सन का डेफिनेशन, रूल्स का डेफिनेशन, शेड्यूल का, सेक्शन का, सबसेक्शन का, स्वेर, कसम खाने का, राइटिंग का डेफिनेशन दिया, राइटिंग। क्या बताऊं मैं तुम्हें? ईयर का डेफिनेशन दिया, फॉर जस्ट इन द केस अगर आपको ईयर नहीं पता होगा ईयर क्या होता है, तो ईयर का भी डेफिनेशन दिया है भाई। मतलब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मतलब कोई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इन चीजों को डिफाइन करने के लिए। मतलब मैं तुम्हें सच्ची में तुम्हें क्या बोलूं। फिर उसके बाद में थोड़ी सी काम की चीजें हैं, 2-4, ज्यादा नहीं। फिर दिया है भाई साहब देखो, फिर दिया है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, समय कैसे गिना जाता है, इसका मीनिंग दिया है। फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, बोले तुमको डिस्टेंस भी मेजर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जेंडर का मीनिंग दिया है और नंबर का भी मीनिंग दिया है। इन केस तुम्हें अगर जेंडर नहीं पता होगा, ठीक है, इन केस तुम्हें अगर जेंडर नहीं पता होगा तो उसका भी यहां पे मीनिंग दिया है भाई साहब। इन केस होता है कभी कभी कि जेंडर, ठीक है, तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, वक्त नहीं है। उसके बाद में सक्सेस और का डेफिनेशन दिया है, इनकेस अगर हर गली में तुम्हारे बच्चे भटक रहे हैं तो, ठीक है। तो भाई साहब एकदम प्यारा लॉ है, मतलब तुम डेफिनेशन पढ़ के एकदम समझ गए होंगे कि भाई साहब इतना जबरदस्त वाला लॉ कभी जीवन में तुमने पढ़ा नहीं होगा। ये है जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो मुझे प्राइमरी व्यू में बताइए कि कैसा लगा। मतलब प्राइमरी व्यू में मैं तुमसे जानना चाहता हूं। देखो मैं तो इसको पढ़ा रहा हूं 5-7 साल से, तो मेरे को तो मालूम है ये कैसा लगता है करके जीवन में, पर मैं तुमसे स्पेसिफिकली तुमसे जानना चाहता हूं कैसा लगा, कैसा कैसा, मतलब कैसा लगा, थोड़ा ऐसे खुल के बोलो तो मजा आवे जीवन में। मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ना, जेंडर वेंडर पढ़ेंगे सर, बोले मजा आएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, नालायक आदमी, बहुत ही जबरदस्त, वाव लगा ये बात, बहुत हार्ड, सही है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कॉस्टिंग पढ़ लेना बेटर होगा। ये बात अभी तुम्हारे दिल के ऐसे दिल के ऐसे तरार बाहर आ रही है ना कि मजा आ रहा है देख के, बहुत बढ़िया। आईसीआई ने पूरा सिलेबस डिलीट करके इसको रखना चाहिए। बहुत शानदार टिप्पणी की है भाई साहब यहां पे। अब आ जाइए, शुरू करते हैं लॉ के साथ। तो भाई साहब सबसे पहले लेट्स कम टू सीरियस डिस्कशन। कुछ बच्चे डायरेक्टली मुझे पूछ रहे होंगे सर इस लॉ का वेटेज क्या है जीवन में, तो मैं बोलना चाहूंगा 4 से 8 मार्क। दूसरे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसको पढ़ना जरूरी है क्या। मेरे को मालूम है तुमने इमीडिएटली सोचा होगा ये लॉ ऑप्शन में डाल दूंगा तो पढ़ना जरूरी है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ एक बार जरूर पढ़ना। तीसरी बात, सर इसको ऑप्शन में रख सकते हैं क्या, तुम पूछने के पहले ही मैं बोल दूं रख दो, ठीक है, इसको ऑप्शन में बिल्कुल रखो, सिर्फ मेरे साथ ये 1-2 लेक्चर सह लो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा लॉ है जिसमें मीनिंग बहुत सिंपल है पर लैंग्वेज बहुत घटिया है और केसेस पे केसेस दिए हैं। नॉर्मली मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूं कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़ो, लास्ट बैच तक तो बिल्कुल नहीं बोलता था सब पढ़ो सब पढ़ो। पर भाई साहब 6-7 साल पढ़ा के मेरे को इतना समझ में आया है जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। जमीन पे ग्राउंड लेवल पे जब स्टूडेंट वर्क करता है तो उसको जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है उस स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। अब स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है तो हमारा काम यह है आपका फ्रस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना। वो आइडियलिस्टिक टीचर वाला जो था कि नहीं करना चाहिए बेटा पढ़ना चाहिए, नहीं पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, बाजू में रखते हैं। और जो प्रैक्टिकली जरूरी है वो मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर ये लॉ तुम ऑप्शन में छोड़ना चाहो बिंदास छोड़ देना, टेंशन की जरूरत नहीं। 4 से 8 मार्क के लॉ है, 116 मार्क का पेपर आता है, बची हुई चीजें सॉल्व कर लेना, ठीक है। पर जो लोग रैंक के लिए प्रिपेयर के लिए कर रहे हैं या अच्छे मार्क्स के लिए तगड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्जामिनेशन के अबाउ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मैं चाहता हूं तुम्हें लॉ में आए तो तुम्हें जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ना भी चाहिए और मेरे साथ एक बार अच्छे से करना भी चाहिए,
ठीक है, उसके सिवा तुम्हारे जीवन के अंदर ऑप्शन नहीं है। तुम्हें एग्जामिशन चाहिए लॉ में, जिसके चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्टिंग से अच्छी प्रैक्टिस की है, तुम्हें इसको नहीं छोड़ना है तो तुमने जनरल कॉजेस एक्ट मेरे साथ पढ़ना चाहिए। पर अगर तुमको इस एक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, याद करने में दिक्कत जाती है, प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं सिंपली बोलूंगा छोड़ दो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर ये उठा के डाला है, कुछ आगे ना देखा ना पीछे देखा, इससे अच्छा कोई काम का लॉ डाल देते। सीरियसली अभी हम टाइम पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे, मंथ पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या फालतूगिरी है यार जीवन में, क्या जरूरत है लॉ की? मतलब 5 चीजें गिन के 5 से 6 चीजें अगर छोड़ दी ना, पूरा लॉ बकवास है। क्यों? जब कभी सिलेबस बनाओ, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाबा आदम के जमाने की चीजें हैं, एंट्री वाली वो रखी है सिलेबस में। ये लॉ जब बस करो। पर इसलिए मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई सीधी बात, नो बकवास। वो आइडियलिस्टिकली तुमने पढ़ना चाहिए, ये वो फलना ढकना लसन, ओके। मैं सिंपली आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये लॉ पढ़ते वक्त अगर आपको दिक्कत जाए, बिंदास्त ऑप्शन में छोड़ देना। इसके बदले का जो टाइम है वो दूसरे चैप्टर्स के ऊपर देना, वो अच्छे से याद कर लेना। कोई टीचर नहीं बोलेगा, मेरे को मालूम है, पर मेरे को यह भी मालूम है कि इसको पढ़ने में तुमको तकलीफ होगा। मैं जितना इसको सॉल्व करके दे सकता हूं वो मैं जरूर दूंगा, 100%। हर चीज का चार्ट, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर होता है, हम कितना भी अच्छा पढ़ाए, बच्चे को साला तकलीफ होती है। और जब बच्चे को तकलीफ होती है तो ऑटोमेटिकली उसको फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, उससे अच्छा तो भैया कॉन्फिडेंस रखो। फ्रस्ट्रेशन अच्छा, फ्रस्ट्रेशन जो है उसको मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो। दूसरा चैप्टर पढ़ो, इसकी मेहनत उसके ऊपर कर लो। इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। 4 से 8 मार्क, ओके, नो इश्यूज, वी कैन हैंडल दिस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और जिस प्रकार मेहनत हम कर रहे हैं दूसरे चैप्टर्स के ऊपर, कोई सेंस नहीं है इस चैप्टर की। मैं इसमें अब तुम्हें क्या आंसर राइटिंग में लिखवाऊं? नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैं क्या आंसर राइटिंग में लिखवाऊं? मैं तुम्हें इसमें ये लिखवाऊं तुमको, जेंडर क्या है वो लिखवाऊं तुमको, क्या लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वो लिखवाऊं मैं तुमको आंसर राइटिंग में? सीरियसली क्या सिलेबस बना के रखा है, एक नंबर घटिया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैसी चीज याद थू? ये लॉ कितने दिन चलेगा भाई? नहीं, 2 दिन, आज का लेक्चर कल का लेक्चर, गेम ओवर। इससे ज्यादा इसको चलाना भी नहीं है, ठीक है? दैट्स ऑल, ठीक है? मतलब हद होती है। ऐसा कौन सा, मतलब तुम सीरियसली, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा दिया, पार्टनरशिप पढ़ा दिया, तुमने इधर कंपनी 50-100 डेफिनेशन पढ़ लिए बच्चों ने, अब तुम ये बता रहे हो कि डेफिनेशन का डेफिनेशन है? हम पागल हैं हम? मतलब हम सीए कर रहे हो तो हम कुछ भी टॉर्चर झेल ले जीवन के अंदर? नहीं पसंद भाई, बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं पढ़ना, नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, उसमें से आया ओके, तुमसे जितना हुआ ओके, नहीं नॉट ओके, दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करो, सिंपल। आगे चलो स्टार्ट करते। पहले तो ये डायग्राम अभी अभी जो मैंने तुमको बताया, पहले तो ये कैरी कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूं। कंट्रोल उदय, कैसे लॉ डालते हैं ये, ऐसे कैसे लॉ डाल सकते हैं, समझ में नहीं आता। कंट्रोल उदय, तो पहले तुम इसको लिख लो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं थोड़ा शांत कर लू खुद को, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के नालायक। जब आयुष तुमको 7 साल तक ये सेम चीज पढ़ानी पड़ेगी ना, डिस्टेंस क्या है, जेंडर क्या है, टाइम क्या है, मंथ क्या है, तो तुम्हें समझ में आएगा जीवन में। तुमको तो पढ़ना एक ही बार है, मैं 7 साल से रिपीट कर रहा हूं। कैन यू जस्ट इमेजिन कि मेरे को हर साल ये पढ़ाना पड़ता है, साल में 2 बार, मतलब 14 टाइम्स मिनिमम मैंने ये पढ़ाया है कि जेंडर क्या है। सीरियसली आगे बढ़ते हैं, जान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। क्या बोलूं, मेरे को कोई अल्फाज नहीं है भाई मेरे पास। फिर भी पूरे शिद्दत से पढ़ाऊंगा, फिर भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तुम्हें नहीं समझ में आता है जेंडर, अरे मतलब अगर नहीं समझ में आता तो नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसको और डिटेल में समझा सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो, शुरू करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं भैया एप्लीकेबिलिटी भी। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट। क्या करूं, क्या पढ़ाना है भाई, तुम्हें पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, हम दोनों मजबूर है। इस देखो, दूसरे लॉज में हो सकता है मैं थोड़ा तुम्हारे अपोजिट हूं, इस लॉ में मैं तुम्हारे साथ हूं। वी आर वन टीम। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। लेट्स गो, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। सो भाई साहब, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट किस प्रकार एप्लीकेबल होता है। हिस्ट्री वाला डिस्कशन है, बड़े अच्छे से समझिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज भाई साहब थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेट्स गो। अंग्रेज भी बेकार आदमी थे, उन्होंने जनरल क्लॉजेस एक्ट एक बार नहीं भाई साहब 3 बार बनाया। मतलब आप सोचो, उन्होंने 3 बार इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाए। कैन यू जस्ट इमेजिन, 3 बार ये लॉ अमेंड हो चुका है। पहला जनरल क्लॉजेस एक्ट आया था 1868 में। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर आपकी एप्लीकेबिलिटी और बाकी डेफिनेशंस डिपेंडिंग है। हाँ, बाकी डेफिनेशंस भी बहुत सारी इसके ऊपर डिपेंडिंग है, तो इसको जरा प्यार से पढ़ लो। जनरल क्लॉजेस एक्ट सबसे पहला बनाया था 1868 में। दूसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट उन्होंने बनाया 1887 में। तीसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट उन्होंने 10 साल बाद बनाया 1897 में। ये वाला हमें एप्लीकेबल है। 3 बार उन्होंने लॉ बना दिया। अब सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लॉज है जो हमारे सिलेबस में है, जो उस वक्त बनाए गए थे और हम आज के डेट में भी उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन ईयर्स के बीच में देखो, सीरियस डिस्कशन है तो थोड़ा सा सीरियसली सुनना। इन ईयर्स के बीच में देखो तो भाई साहब 1887, 68 से 87 के पहले, मतलब 68 से 87 के पहले बीच में हमने एक एक्ट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भाई साहब उसका और जनरल क्लॉजेस का क्या लेना देना है। हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया है 1881 में। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया था 1930 में। ठीक है, उसके पहले हमारे इसमें एक, इफ यू डोंट नो, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, दैट इज 1860 में ये लॉ क्रिएट किया गया था। अभी तो नए आईपीसी के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, पर इंडियन पिनल 1860s में बनाया हुआ लॉ है। अब सवाल है कि अगर ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे तो जनरल क्लॉजेस एक्ट के जो डेफिनेशंस आए, ये जो जनरलाइज वाले डेफिनेशंस आए, इन्हें कैसे एप्लीकेबल किया जाए, हाउ टू मेक दिस डेफिनेशंस एप्लीकेबल, ये सवाल है यहां पे। तो उस सवाल को सुलझाने के लिए यहां पे लॉज को आप डिवाइड करो 2 पार्ट में, लॉज बिफोर 1897 एंड लॉज आफ्टर 1897। ठीक है, लॉज बिफोर 1897 एंड लॉज आफ्टर 1897। ठीक है, जो बिफोर 1897 है, मतलब लास्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसके पहले जो थे उसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। बिफोर 1868, बिकॉज 1868 के पहले ये लॉ बना था। 1868 के पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट ही नहीं था, सो बिफोर 1868, जिस वक्त जनरल क्लॉजेस एक्ट ही नहीं था। फिर 1868 से लेके 1887 जब दूसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट बना, फिर 1887 से लेके 1897 जब तीसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट बना, और आफ्टर 1897 तो इस साइड है। तो हमने सिंपली लॉ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बिफोर 1868 मतलब इस समय के पहले, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, और इस समय के बाद। ये 4 पार्ट हमने डिवाइड कर लिए और उन्हीं को मैंने नीचे लिखा है। बिफोर 1868, 1868 से 1887, 1887 से 1897 और 1897 के बाद। 1897 के बाद में देखेंगे, पहले बिफोर, अभी जो पढ़ रहे हैं उस लॉ के पहले क्या। बिफोर 1868 जो भी लॉज थे इंडिया में, देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 में आया, पर उसके पहले इंडिया में जो भी लॉज थे उनके अंदर तो हो सकता है जनरलाइज चीजों का डेफिनेशन दिया होगा। जैसे इंडियन पिनल कोड, डे का डेफिनेशन क्या है, मंथ का डेफिनेशन क्या है, ऐसा दिया हो सकता है इस लॉ के अंदर, क्योंकि तब जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं था। तो ऐसे केस में उन एक्ट में जो मीनिंग दिए है वो मान लीजिए। मीनिंग गिवन इन सच एक्ट शॉल बी इंप्लाइड, शॉल बी
कंसिडर्ड। उन एक्ट के अंदर जो मीनिंग दिए है वो मीनिंग ही आपने कंसिडर करने हैं, वो मीनिंग ही आपने कंसिडर करने हैं, बस ये बोला है। दूसरा 1868 से लेके 1887 तक, 1868 से लेके 1887 तक जो लॉज बने, 1868 से 1887 मतलब ये लॉज, अच्छा ये वाला लॉ कौन सा है, तो इट इज इंडियन पिनल कोड 1860 लेट्स से, ठीक है, ये इस लॉ का एग्जांपल हुआ। तो इस आईपीसी में जो चीजें लिखी है वो उसी की मानी जाए, ठीक है, वो उसके अंदर जो चीजें लिखी है वही डेफिनेशन माने जाए, उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनको जीसीए एप्लीकेबल होगा क्या, तो जीसीए उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जो 1868 से 1887 में लॉज बने, कौन से लॉज बने उस वक्त, तो कॉन्ट्रैक्ट बना भाई 1872 में, उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना भाई 1881 में। तो उस वक्त तो जनरल क्लॉजेस एक्ट था पर ओल्ड वाला था, जनरल क्लॉजेस एक्ट था पर ओल्ड वाला था। तो इसके लिए हम क्या माने, तो इसके लिए उन्होंने बोला है सेक्शन 4 के पॉइंट 1 में, सेक्शन 4 के पॉइंट 1 में जो डेफिनेशन दिए है वो तुम्हें एप्लीकेबल है। ये लॉज इस पीरियड में जो लॉ बने हैं, बहुत अच्छे सुनना नहीं तो समझ में नहीं आएगा बच्चों, इस पीरियड में लॉज जो बने हैं उनको सेक्शन 4 के पॉइंट 1 में जो डेफिनेशन दिया है वो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है सेक्शन 4 के पॉइंट 1 वाले। तो ऐसे कौन से है, तो चलो सीधा सेक्शन 4, मैं जाता हूं, आप वहीं पे रहिए, आप वहीं पे रहिए, मैं जाके आता हूं सेक्शन नंबर 4 जरा, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूं कि सेक्शन 4 के पॉइंट 1 में कौन से डेफिनेशन दिए हैं। तो आ जाइए, ये रहा आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 में 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। इसके अंदर भी उन्होंने यही बोला है, एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स फॉर द एक्ट मेड आफ्टर 3rd जनवरी 1968 एंड टू रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर 14th जनवरी 1887। मतलब 1868, बड़े अच्छे से ध्यान देना, 1868 से लेके 1887 तक के जो लॉज बने, बाकी उन्होंने वो 3rd जनवरी और 14 जनवरी, 3rd जनवरी 14 जनवरी क्या है, संक्रांति नहीं है 14 जनवरी, नालायक आदमी, ठीक है, संक्रांति की बात नहीं चल रही है, ये एनैक्टमेंट डेट है। 1868 का लॉ आया था 3rd जनवरी को और 1887 का 14 जनवरी को। तो इस पीरियड के बीच में जो लॉज बनाए गए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चाहिए तो मैं यहां पे भी लिखता हूं, बाद में आपने मार्किंग कर लेना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज 1872, ये जो लॉज बने हैं इनको कुछ वर्ड्स बोले एप्लीकेबल होने ही चाहिए, कुछ वर्ड्स इनको मानने ही पड़ेंगे। कौन से वर्ड्स इनको मानने पड़ेंगे, तो वो वर्ड्स इन्होंने दिए हैं, जैसे एफिडेविट का डेफिनेशन मानना पड़ेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मानना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट का मानना पड़ेगा, मंथ का, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, पर्सन, सेक्शन, ईयर, ये वाले डेफिनेशन इनको मानने पड़ेंगे। मतलब इतने वर्ड्स दिए हैं पॉइंट 1 में कि भैया एफिडेविट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंप्रिजनमेंट, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, पर्सन, सेक्शन, ईयर, इनके डेफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वालों को मानने पड़ेंगे, ठीक है, ये बोला गया है, ये बोला गया है जो लॉज 1868 और 1887 के पहले बने, 1868 और 1887 के बीच में बने, उनके लिए एप्लीकेबल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या कह रहा हूं, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या कि ये वर्ड कौन सा लॉज को एप्लीकेबल है, जो लॉज 1868 से 1887 में बने, सिर्फ ये वर्ड उनको मानना है, उनको पूरा जनरल क्लॉजेस एक्ट कंप्लाई करना है क्या, नहीं, उनको सिर्फ ये वर्ड्स मानने हैं पॉइंट नंबर 1 वाले। ये समझ में आ रहा है क्या, कृपया मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, उनको सिर्फ ये वर्ड्स मानने हैं, सेक्शन 4 का पॉइंट 1 उन्हें मानना है। आइडिया क्लियर हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। देखो 1868 के पहले का तो टेंशन ही नहीं था, 1868 के पहले का टेंशन ही नहीं था क्योंकि उस वक्त जनरल क्लॉज एक्ट था ही नहीं, तो उनको जीसीए है ही नहीं। 1868 से 1887 में जो बने हैं उनको सेक्शन 4 का पॉइंट 1 के वर्ड्स पता रहेंगे, जैसे अभी अभी हमने जो वर्ड्स पढ़े, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, एफिडेविट वगैरह, वो वर्ड्स इनको एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और दूसरा जो 1887 से 1897 में बने, जो 1887 से 1897 में बने, जो 1887 से 1897 तक ये थे, सो जो 1887 से 1897 में बने उनको सेक्शन 4 का पॉइंट 1 और 2 दोनों एप्लीकेबल है, उनको सेक्शन 4 का पॉइंट 1 और 2 दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है, इनको दोनों एप्लीकेबल किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। सो आ जाइए 4 के ऊपर, बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4 में अब मैं पॉइंट 2 पढ़ूंगा, पॉइंट नंबर 2, आ जाइए फटाफट बच्चों। सो सेक्शन 4 पॉइंट नंबर 2, मतलब देखो क्या बोला गया है, होल्ड, नहीं एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, पॉइंट 1 और 2 उधर नहीं है, ये तो एप्लीकेबल है ही है,
यहां मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा ऊपर के चार्ट में, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। सो इनको 0.1 तो मानना ही है, थोड़ा सा करेक्शन है, इधर 2 चाहिए, एंड 2 मैं लिखना चाहूंगा, एंड 2 वाला, ठीक है, और इधर से 0.1 मानना है, ठीक है। अब मैं 0.2 भी पढ़ने जा रहा हूं, मतलब देखो 1887 से लेके होल्ड, हाँ 1887 से लेके 1897 तक थोड़ा कंफ्यूजन है, जस्ट होल्ड। एक बार इसका इंटरप्रिटेशन वापस लेते हैं, ऐसा ना हो जाए समझ में मेरे को आ रहा है, सिर्फ तकलीफ यह है कि आपको उसको कैसे समझाओ, ठीक है। सो एक बार डेट्स वापस से कंफर्म कर लेते हैं, तो जाके जीवन में आपको आइडिया आएगा किधर गया सेक्शन 4। हेलो 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 हेलो, इको हो रहा है। ओके लेट्स गो। सो एक बार इसको वापस से पढ़ते हैं, देखो अप्लीकेशन ऑफ द टर्म्स और एक्सप्रेशन टू ऑल द एक्ट्स मेड आफ्टर 3 जनवरी, मतलब 1868 से लेके एंड टू ऑल रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर 14th ऑफ जनवरी 1887, ठीक है। तो इनको 0.1 अप्लीकेबल है, एंड अप्लीकेशन ऑफ द टर्म्स एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सेंट्रल एंड रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर 14th डे ऑफ 1887, बराबर हमने बात पहली वाली बराबर लिखी थी, जो 1887 के बाद लॉ बने हैं उनको 0.1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों अप्लीकेबल है। पहले वाला ही सही था, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। सो 1868 से 1887 के लिए 0.1 ही अप्लीकेबल है, ठीक है, और जो 1887 से 1897 में अप्लीकेबल उनको 0.1 एंड 2 दोनों अप्लीकेबल है। ये चीज को आपने याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। तो आ जाइए, सभी क्वेरीज में एंटरटेन करूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। जो हमारा पहला इंटरप्रिटेशन था वही सही है। अब आ जाइए सेकंड वाला पढ़ते हैं कि सेकंड में उन्होंने क्या क्या दिया है। पहला, सबसे पहले कमेंसमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, ऑफेंस, रजिस्टर्ड, शेड्यूल, सबसेक्शन, राइटिंग, अप्लाई ऑल्सो, अनलेस एनीथिंग रिपंजेंट। तो इन सब के लिए आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887 के बाद में अगर बना है तो ये दोनों आपको अप्लीकेबल है, और अगर 1887 के पहले बना है तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 आपको अप्लीकेबल है। ये चीज को आपने याद रखना। सो 1868 से लेकर 1887 ये अप्लीकेबल है, आफ्टर 1887 ये दोनों अप्लीकेबल है। सो दिस बोथ आर अप्लीकेबल आफ्टर 1887। आफ्टर क्या बोलेगा बाद से 1887। अगर आपका लॉ 1887 के बाद बना है तो आपको दोनों अप्लीकेबल है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। रिपंजेंट वगैरह सब चीजों का मीनिंग आएगा, एनेक्टमेंट का मीनिंग आएगा, रिपंजेंट वर्ड का मीनिंग आएगा, रिपीलेशन वर्ड का मीनिंग आएगा। रिपंजेंट मतलब जो खत्म हो गया, जो स्टेल्थ हो गया, जो पंजेंट है, जिसको फंगस लग गया, ऐसा मतलब जो स्टेल्थ हो गया, खत्म हो गया, पुराना सा लॉ, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना। सो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि भाई साहब कोई भी लॉ है जो 1868 से लेके 1887 में बना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उनको भाई साहब सेक्शन 4 का 0.1 लगेगा। और 1887 से 1897 में अगर कोई लॉ बना है तो उसको सेक्शन 4 का 0.1 और 2 ये दोनों लगता जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द लॉज जिनको, अब ऐसे लॉज हमारे सिलेबस में तो नहीं है तो हमको इन चीजों का टेंशन नहीं है, पर ऐसे लॉज के एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। जस्ट वेट, एक बार मैं पूरा चार्ट कंप्लीट करूं उसके बाद में, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में ऐसे मैक्सिमम लॉज नहीं है, पर इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। अब नेक्स्ट वाला आता है, दैट इज लॉज आफ्टर 1897। 1897 के बाद में जो लॉज बने उनके साथ में क्या, ठीक है। एक बार मैं वापस से थोड़ा रिवाइज कर दूं, आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज कर लेना। देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 में आया, सो 1868 के पहले, ठीक है, सब जन मेरे साथ साथ बोलेंगे। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 के पहला आया, तो 1868 के पहले तो उनको कुछ ही एप्लीकेबल नहीं है, जो उन लॉज में लिखा है वो एप्लीकेबल। 1868 से लेके 1887 टाइमलाइन के हिसाब से जाओ, टाइमलाइन के हिसाब से जाओ। सो 1868 से पहले 1868 से लेके 1887 इस पीरियड में जो एप्लीकेबल है, इस पीरियड में जो एप्लीकेबल है, ये वाले के लिए आपको एप्लीकेबल है कौन सा एप्लीकेबल है, सेक्शन 4, उसके अंदर भी पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 4 पॉइंट नंबर 1, और 1887 से लेके 1897 सेक्शन 4 पॉइंट नंबर 1 एंड 2। इस प्रकार आपको ये याद होना चाहिए।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो इसको एक और बार और टाइमलाइन के ऊपर लेते हैं तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से। बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो क्लियर होगा। लेट्स गो। सर नींद आ रही है लेक्चर में, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। रात को अगर नहीं सोया गया ना तो ऐसे ही होता है लाइफ में बेटा, ठीक है? रात को अच्छे से नींद लेते जाओ, ठीक है? गर्ल गेमर जो भी है। मैं यहां टाइमलाइन बना दूं अच्छे से बच्चों। यहां 1868, यहां पे हम लेंगे 1887, यहां पे हम लेंगे 1897। अब यहां पे आपको अटमोस्ट क्लैरिटी आएगा, सिर्फ ध्यान देते रहिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है? नाउ 1868 वाला ये पीरियड सिर्फ ध्यान देते रहिए। यहां पे जीसीए एप्लीकेबल है क्या? मुझे सब लोगों से आंसर चाहिए। क्या यहां पे जीसीए एप्लीकेबल है? फटाफट फटाफट बताइए मुझे। यहां जीसीए एप्लीकेबल है क्या? जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल है क्या 1868 के पहले? प्लीज बताइएगा फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले। सबके आंसर्स चाहिए, सब जन आंसर देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा इमीडिएटली। क्या आपको जीसीए एप्लीकेबल है? सब जन बोलो क्या एप्लीकेबल है? तो आंसर है नो। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त। अब 1868 से लेके 1887 इसके अंदर कौन सी चीज एप्लीकेबल है? कैन यू टेल मी कौन सी चीज एप्लीकेबल है? क्या इसके अंदर सेक्शन 4 का पॉइंट नंबर 1 भी एप्लीकेबल है और पॉइंट नंबर 2 भी एप्लीकेबल है? क्या सेक्शन 4 का पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों एप्लीकेबल है? मुझे बताइए फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार, जो लोग ध्यान दे रहे हैं बहुत शानदार। इसके अंदर पॉइंट 2 एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पॉइंट सेक्शन नंबर 4 का 1 एप्लीकेबल है, ठीक है? बहुत शानदार। उसके बाद में 1887 से लेके 1897 में क्या एप्लीकेबल है? सेक्शन 4 का पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल है या पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल है? पॉइंट 1 एप्लीकेबल है या पॉइंट 2 एप्लीकेबल है? बताइए मुझे, पॉइंट 1 या पॉइंट 2 या दोनों एप्लीकेबल है? बहुत सही, शानदार, बहुत सही जा रहे हैं जो लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही शानदार। आपको पॉइंट 1 भी एप्लीकेबल है, आपको पॉइंट 2 भी एप्लीकेबल है। यहां तक समझ में आया? बात फतेह होगी। इसके बाद का टेंशन नहीं है, इसके बाद का ऑलरेडी आपको मालूम है, उसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां तक भी समझ में आ गया, बात फतेह होगी। बहुत सही, जितने लोग आंसर दे रहे एकदम सही जा रहे हैं। इतना भी समझ में आया, अपनी बात फतेह होगी, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, नियरली सभी लोगों को इसका आंसर आ रहा है और सभी सही जवाब दे रहे। चलो बहुत बेस्ट। अब इसके बाद में ये वाला समय बचता है 1897 के बाद का। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला एरिया है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना कृपया। 1897 के बाद एक दौर आता है जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। 1947 में हमें मिली थी आजादी, हमें आजादी मिली थी। बहुत वंदे मातरम, भारत माता की जय, साइमन गो बैक। सो भाई साहब 1947 में हमें मिली थी आजादी, वी आर इंडिपेंडेंट। पर 1947 से लेके अगर आप देखोगे तो 1950s तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं था। बड़े अच्छे से ध्यान देना, 1947 से लेके 1950s तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। 1947 से 1950s तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हमारे पास पार्लियामेंट नहीं था। वी डिडंट हैड अ पार्लियामेंट। कुछ याद आया? और जब हमारे पास पार्लियामेंट नहीं था, एज वी डिडंट हैड अ पार्लियामेंट, तो लॉ कौन बनाता था? इसी पीरियड में तो हमारा आईसीएआई का एक्ट बना है 1949 वाला, याद है? मैंने बोला था आपको, उस वक्त कौन बनाता था? उस वक्त कौन बनाता था? हु बेटा? रमेश सिरवी, जो भी लोग हैं चुपचाप लेक्चर की तरफ ध्यान दे, स्पैम ना करे, ठीक है? चुपचाप लेक्चर की तरफ ध्यान देके पढ़े अच्छे से, ठीक है? 1949 में हमारे लिए लॉ किसने बनाया था? फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया था। बोलो यस और नो, यस और नो। तो उसको हमने एक नाम दिया था इस पीरियड के अंदर, अगर आपको याद होगा, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारा लॉ बनाया था और उस वक्त हमने इनको नाम दिया था प्रोविजनल असेंबली। प्रोविजनल क्या बोले एक बार उसे? असेंबली। वी हैव गिवन अ नेम प्रोविजनल असेंबली। हमने इस लॉ को नाम दिया था कि इसका नाम प्रोविजनल असेंबली होगा। कुछ याद आया सबको? यस और नो। अब सवाल है
अब सवाल देखो क्या है, पहले तो सवाल ड्राफ्ट कर दूं। अब सवाल है कि भैया प्रोविजनल असेंबली ने ये पीरियड में हमारे लॉज बनाए, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट कैसे अप्लीकेबल होगा इनको? जनरल क्लॉजेस एक्ट कैसे अप्लीकेबल होगा? तो 1947 से लेके 50s तक के जो लॉ बने, 1947 से लेके 50s तक के जो लॉ बने, उनको बोला गया कि प्रोविजनल असेंबली विल सिलेक्ट द सेक्शंस ऑफ GCA, General Clauses Act, and apply to specific law। मतलब प्रोविजनल असेंबली जब लॉ बनाएगी उस वक्त वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के स्पेसिफिक सेक्शंस को उठा लेगी और अप्लीकेबल कर देगी जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्लियर है? मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट के स्पेसिफिक सेक्शन उठाएगी। जैसे प्रोविजनल असेंबली हूं मैं अगर प्रोविजनल असेंबली हूं, मैं आईसीआई एक्ट बना रहा हूं, आईसीआई एक्ट के अंदर मुझे जरूरत पड़ रही है एफिडेविट की, ओथ की, डे की, मंथ की, जेंडर की, ऐसे 5-6 चीजों की डेफिनेशन की जरूरत पड़ रही है। तो जितने मुझे जनरल क्लॉजेस एक्ट से डेफिनेशन चाहिए वो मैंने उठाए और मैंने लगा दिए आईसीआई एक्ट को। ऐसे मैंने उठाए और मैंने किसको लगा दिया? आईसीआई एक्ट को। तो प्रोविजनल असेंबली के पास पावर था कि 1947 से लेके 50s तक जो लॉ बने, 50s तक जो लॉ बने उसमें जीसीए किस प्रकार अप्लीकेबल करना। और फिर 50s के बाद में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पार्लियामेंट बन गया। कौन बन गया बोले एक बार उसे? पार्लियामेंट। तो उसके बाद में फिर पार्लियामेंट के पास पावर आ गया। पार्लियामेंट के पास क्या आ गया बोले एक बार उसे? पावर, कि वो डिसाइड कर सकता है, power to decide which sections of GCA, General Clauses Act, will be applicable। will be क्या बोले एक बार उसे? applicable। ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से सेक्शन जनरल क्लॉजेस एक्ट के अप्लीकेबल होंगे। ये पार्लियामेंट, मतलब सिंपली प्रोविजनल और पार्लियामेंट का सेम ही काम है। प्रोविजनल असेंबली डिसाइड करेगी जीसीए के कौन से सेक्शन अप्लाई करने हैं, पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कौन से सेक्शन अप्लीकेबल है। ठीक है, सेम ही, दोनों का काम सेम ही है कि जीसीए के कौन से सेक्शन अप्लीकेबल करने हैं। ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं लॉ बनाते वक्त, लॉ डिक्लेयर करते वक्त। क्लियर है कंसेप्ट? सर फिर वो पीरियड रह जाता है 1897 से लेकर 1947 तक का। 1897 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड रह जाता है, सर इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में क्या कहना है? चलो सर ये समझ में आ गया कि 1868 के पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं था तो उस वक्त चलो नहीं है। चलो ये भी समझ में आ गया 1868 से 1887 में सेक्शन 4 का पॉइंट 1 लगेगा, चलो ठीक है। 1887 से 1897 में पॉइंट 1 पॉइंट 2 लगेगा, चलो ये भी ठीक है। चलो सर ये भी समझ में आ गया 1947 से लेकर 1950s में प्रोविजनल असेंबली जितने बोलेंगे वो अप्लीकेबल होंगे, चलो ये भी समझ में आ गया 1950s के आगे पार्लियामेंट जो बोलेगा वो अप्लीकेबल होगा। चलो सर इतना समझ में आ गया सर, बट व्हाट अबाउट 1897 से 1947? 1897 से 1947 की पीरियड के लिए तो कुछ नहीं लिखा गया है। तो भाई साहब इस पीरियड के बारे में जनरल क्लॉजेस एक्ट साइलेंट है। इस पीरियड के बारे में जनरल क्लॉजेस एक्ट साइलेंट है, पर मेरे हिसाब से लॉजिकल यहां पर आंसर आना चाहिए कि भैया 1897 में तो जनरल क्लॉजेस एक्ट बन गया था ना, तो वहां से तो फुल फ्लेज अप्लाई होना चाहिए। सो लॉजिकली इट शुड बी एप्लीकेबल फुल फ्लेज्ड। लॉजिकली इट शुड बी एप्लीकेबल फुल फ्लेज। जनरल क्लॉजेस एक्ट इस पीरियड में जो लॉज बने उनको फुल फ्लेज एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो उसके बाद में प्रोविजनल असेंबली डिसाइड करेगा, उसके बाद में पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड लॉजिकली एक्ट बना है तो फुल फ्लेज एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। सो यहां पे इस डायग्राम के अंदर मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा, दैट इज पीएल मतलब पीए प्रोविजनल असेंबली और पार्लियामेंट विल डिसाइड। प्रोविजनल असेंबली और पार्लियामेंट विल डिसाइड हाउ टू अप्लाई जीसीए, हाउ टू अप्लाई क्या एक बार जो से जीसीए, हाउ टू अप्लाई जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये यहां पे डिसाइड किया जाएगा। और नीचे मैंने पूरा टाइमलाइन के हिसाब से देके रखा है, दिस इज योर डिस्कशन ऑन जनरल क्लॉजेस एक्ट कैसे अप्लाई होता है। मैं मानता हूं इतना नॉर्मल सा डिस्कशन नहीं है, पर है ही ऐसा। सिलेबस में बच्चों ये है तो यही पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार टाइमलाइन वाइज आप मुझे फटाफट बोल दीजिए, मैं यहां पे टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जितने लोग आंसर देंगे फटाफट उनको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। जो नहीं ध्यान दे रहे उनको जाने दो, ठीक है, पर जो ध्यान दे रहे हैं उनको चैप्टर पूरा अपन याद करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द टाइमलाइन। सब जन टाइमलाइन हवा में निकालो, एवरीवन टाइमलाइन हवा में निकालेंगे, ठीक है। दिस इज द टाइमलाइन। सबसे पहला 1868 के पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं था तो क्या एप्लीकेबल होगा? कुछ नहीं। क्या एप्लीकेबल होगा? कुछ नहीं। 1868 से लेके 1887 क्या अप्लाई होगा बच्चों?
1868 से लेके 1887 क्या अप्लाई होगा, बताइए फटाफट तुरंत से भी पहले। 1868 से लेके 1887 क्या अप्लाई होना चाहिए बच्चों, बोलो फटाफट, राह देख रहा हूं मैं तुरंत से भी पहले। सब जन 1868 से 1887 शानदार। सेक्शन 4.1, सेक्शन 4.1 बहुत बढ़िया, सही आंसर जा रहे हैं बच्चों। 1887 से लेके 1897, 1887 से लेके 1897 इसमें क्या अप्लाई होना चाहिए, 1887 से लेके 1897 क्या अप्लाई होना चाहिए, 1887 से लेके 1897 क्या अप्लाई होना चाहिए, सब जन बोलो क्या अप्लाई होना चाहिए। यस, सेक्शन 4.1 एंड 2, बहुत बढ़िया, सेक्शन 4.1 एंड 2। 1897, 1897 से लेकर 1947, 1897 1947 आजादी तक के, 1897 से 1947 बहुत सही आंसर जा रहे हैं, सब जन देंगे पूरे 450 आंसर चाहिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में, और जीडीपीडी वाले आप रफ में लिखिए। 1897 से लेके 1947 जीसीए कैसा अप्लाई होगा, सब जन बोलो कैसा अप्लाई होगा, फुल फ्लेज्ड, फुल फ्लेज्ड अप्लाई होगा, लॉजिकली फुल फ्लेज्ड अप्लाई होगा, कुछ बोला नहीं है पर हम फुल फ्लेज लगाएंगे क्योंकि एक्ट आ चुका है। और फिर 1947 से लेकर 1950, 1947 से लेकर 1950, 1947 से लेकर 1950 फटाफट बताइए, 1947 से लेकर 1950 कैसे अप्लाई होगा, एज पर प्रोविजनल असेंबली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एज पर प्रोविजनल असेंबली। 1947 से लेकर 1950 सब जन सही आंसर दे रहे हैं, प्रोविजनल असेंबली। और 1950 के बाद पार्लियामेंट, 1950 के बाद पार्लियामेंट, बहुत बढ़िया। तूफान जिन्होंने आंसर दिया उनको जनरल क्लॉज के एप्लीकेबिलिटी का इसके बाद में जीवन भर टेंशन नहीं रहेगा, आप चाहे कोई भी लॉ पढ़ लो, यू टेक एनी डैम लॉ, आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी का टेंशन नहीं रहेगा। मैं फ्रैंकली बोलता हूं ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही बच्चा ऑप्शन में छोड़ देता है इस लॉ को, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता। ये आप पढ़ने की कोशिश करो, आप थोड़ा अभी आपको पता चला है या क्या है, नहीं तो आप इसको सिर्फ टेक्स्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ओके, सो अगर आप डीप जाओगे इस लॉ में तो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लॉज में इस डीप जाओगे तो कुछ कंसेप्ट ऐसे 5-6 जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिल से पढ़ने चाहिए। लेकिन आप ऊपरा ऊपरी पढ़ोगे आपको ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना ही पड़ेगा। सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, पूरे तरीके से मैंने इसको देख के रखा हुआ है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया क्या मुझे जरूर बोलिएगा और कृपया इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। 1897 से 1947 में कौन से एक्ट आए थे, हार्दिक पूछ रहा है बेटा। फाउंडेशन से नहीं आए हो हार्दिक, हैं वो 1930 वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1932 वाला पार्टनरशिप एक्ट, दुनिया भर के लॉज है 1897 से लेके 1947 तक के, चेक कर लो एक बार। थैंक्स बेटा अखिल।
दिवाली में मैं कहीं नहीं घूमा जीवन में, इधर ही पूना में घर पे पूजा होती है, तो कहाँ जाएगा आदमी? गरीब आदमी जाएगा कहाँ पे? पैसे ही नहीं है गरीब आदमी के पास कहीं जाने के लिए। विजय सर वगैरह है अमीर आदमी, विजय सर, अभिषेक सर, ऋषभ सर, राजकुमार सर, बम पैसा इनके पास, ये घूमते। मैं कहाँ, घर पे अपना वही झाड़ू कटका बर्तन पोछा, बस लाइफ उसी में खत्म। अमरावती बेटा अभी देखेंगे, पैसा जब जमा होगा थोड़ा बहुत ट्रैवल करने लायक, तो आ जाऊंगा बेटा अमरावती। अमरावती नहीं आया था बेटा इस बार, हर साल आता हूं। डोंगर पे जाने के लिए भी पैसे नहीं थे बेटा। लोनावाला जरूर आएंगे बेटा, बहुत सेविंग करना पड़ेगा 6 महीने तक के, फिर लोनावाला आ पाऊंगा मैं। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज। सही बोला बेटा गेमर गर्ल, बहुत सही, सही इक्वेशन दिया एकदम। 6 महीने सेविंग करूंगा तो गोवा जा सकता हूं। चलो डन। हरियाणा भी आएंगे बेटा, भवन भावना। ओके, आई होप सो सबका लिखना हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका बाकी है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन एवरीबॉडी, नाउ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना, ध्यान देना तो समझ में आएगा। अब देखो यहां पे यही चीजें बोली गई हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट किस प्रकार एप्लीकेबल करना है। अब ये इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा जीवन में, ठीक है। इसके ऊपर भी भाई साहब इन्होंने एक केस ठोक डाला है, ठीक है। तो आ जाइए फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। द एक्ट नॉट डिफाइंस ए टेरिटोरियल एक्सटेंड क्लॉज, मतलब ज्योग्राफिकली कहां तक एप्लीकेबल है वो नहीं बोला है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड।
वो नहीं बोला है, फिर बोला गया है कि भाई साहब विथ रेफरेंस टू अ सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑल्सो रूल्स मेड देयर अंडर इन इट सेंस और अ पार्ट ऑफ एवरी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन द सेंट्रल एक्ट एक्सटेंड्स टू एनी टेरिटरी जनरल क्लॉजेस एक्ट वुड ऑल्सो हैव डीम एप्लीकेशन इन अ टेरिटरी एंड वुड अप्लाई इन द कंस्ट्रक्शंस of that central act. Central act to which the act apply are the acts of Indian Parliament जो Indian Parliament ने apply किए, acts domained legislature passed between 15th August 1947 to 26th of January 1950 जो जनरल हमारे प्रोविजनल असेंबली ने पास किए हैं, यहां लिख के रखो प्रोविजनल असेंबली। Act which are passed before commencement of the constitution of Governor General लेजिस्लेटिव कैपेसिटी द एक्ट नॉट डिफाइंड इन द टेरिटोरियल एक्सटेंड क्लॉज, मतलब ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, मतलब उसके पहले की। फिर उसके बाद में अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज गिव्स शॉल अप्लाई शॉल सब्जेक्ट टू एनी एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशन एज मेड बी देयर इन अप्लाई for the interpretation of the constitution as applies to interpretation of the act or legislature. General clauses act ये full fledged में अप्लाई होगा, जो हमने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लिया था ना कि जनरल क्लॉजेस एक्ट फुल फ्लेज में अप्लाई होगा 1897 के बाद, उन्होंने वही लिखा है। फिर नीचे उन्होंने एक हाथ केस दिया है कि किस प्रकार जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई होगा, जिसमें ये केस काम का है। इन केस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस थापर whatever the general clause as general clause act GCA says whether as regard to a meaning of the word or regard to legal principle has to be read in every act with which it applies। मतलब GCA में जो भी लिखा है वो उस हर एक्ट में अप्लाई होना चाहिए, वो वर्ड हर उस एक्ट में अप्लाई होना चाहिए जहां पे GCA का रेफरेंस लिया है या GCA फुल फ्लेज एप्लीकेबल है, जिसके लिए उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी देके रखा है। सेक्शन 3 ऑफ GCA डील्स विद द डेफिनेशन क्लॉज, ये एप्लीकेबल हो जाएगा सभी उन एक्ट में जिनको जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई होता है, और उन्होंने उनके उसके नीचे वही दिया है कि 1868 से 1887 में जो बने और उसके बाद में 1887 के जो बाद बने वो सब चीजें उन्होंने वहां पे लिख के रखी है। अब टेक्स्ट वाइज में अगर आपको फ्रैंकली बोलूं तो टेक्स्ट वाइज इन चीजों को लिखना मुश्किल है। सो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ GCA तो आपने इस टाइमलाइन को ही टेक्स्ट वाइज फॉर्म में लिखना, आपने ट्राई करना कि इस टाइमलाइन को ही टेक्स्ट वाइज फॉर्म में लिखो, आपके आंसर को पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो वैल्यूअर चेक कर रहा है उसको भी GCA समझ में नहीं आता। तो अगर आप उसको पॉइंट वाइज दोगे कि बिफोर 1868 GCA इज नॉट एप्लीकेबल, 1868 से लेके 1887 में सेक्शन 4.1 इज एप्लीकेबल, 1887 से 1897 में सेक्शन 4.1 एंड 2 इज एप्लीकेबल, आप ऐसा भी लिखोगे सिंपल सेंटेंसेस में तो भी वो GCA का एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। और ऐसा ही लिखना पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा कौन सा तरीका है जिससे वो टेक्स्ट आप याद कर सकते हो? तो ये बात याद रखना कि अगर पूछा गया तो यही लिखना। हालांकि आपको पूछेंगे नहीं, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं आएंगे, ये आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए था, आपके लॉजिक क्लियर करने के लिए था, तो इसके ऊपर तो सवाल नहीं आएंगे, बट फिर भी हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, ये है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, अब ये चीज को आपने याद रखना। ये होने के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है जनरल क्लॉजेस एक्ट के मीनिंग और इसके अंदर अलग अलग जो डेफिनेशंस दिए उनको समझना। अब फ्रैंकली अगर मैं आपको बात करूं तो सभी डेफिनेशंस यहां पे पढ़ने लायक नहीं है। जैसे आपने देखा कि सभी डेफिनेशंस यहां पे पढ़ने लायक नहीं है, सभी डेफिनेशन ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि जिनको पढ़ना जरूरी ही है। उल्टा ऐसा होगा कि अगर हम सब डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा, हमारा समय जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा, और बेसिकली बहुत जनरलाइज्ड डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम इनमें से वो डेफिनेशन लेंगे सिर्फ जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम के हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे काम में आ सकते हैं, उन्हीं डेफिनेशन को हम लेंगे। अब जैसे देखो प्रियम्बल के डेफिनेशन हम बेसिक्स ऑफ लॉ में खत्म कर चुके हैं, तो आप इसको यहां पे लिख के रखो बेसिक्स ऑफ लॉ। आप उसके रेफरेंस से भी लिख सकते हो कि प्रियम्बल मतलब क्या होता है। फिर डेफिनेशन की भी डेफिनेशन दी है, मतलब हद होती है जीवन में। ठीक है, तो इसको एक बार अभी के अभी रीड कर लो। ठीक है, एग्जाम में पूछने के चांसेस वैसे उसके कम है। मीन्स एंड इंक्लूड्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। शॉलर में हमारा आने वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। तो अभी आपको पहले 2-3 पेजेस में सिर्फ पढ़ना है डेफिनेशन का डेफिनेशन, तो कृपया उसको एक बार रीड कर लीजिए। एक्चुअली सेंस कुछ नहीं है, मेरे को मालूम है, हो सकता है ये 2 मिनट में आपके वेस्ट कर रहा हूं, पर सेफ साइड पढ़ लीजिए। ठीक है, दिस विल बी बेटर फॉर यू, गो फॉर इट फास्ट। इसको रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, फायर गैंग।
पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा। जरूर बेटा हनी गुप्ता, आएंगे जरूर। पढ़ना होने के बाद डन कर दीजिएगा। 2-3 लोगों ने किया है, बाकी भी कर दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, डन। हाँ, मतलब कोई अगर ऐसा जनरलाइज वर्ड है जो एक्ट में डिफाइन नहीं किया है तो वो जीसीए में ढूंढ के आप उसको अप्लीकेबल कर सकते हो। सही बात बोली बेटा वैष्णव, कि कोई वर्ड अगर किसी एक्ट में डिफाइन नहीं है तो जीसीए में आप उसको ढूंढ करके अप्लीकेबल कर सकते हो। फिर मीन्स और इंक्लूड्स ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। शॉल और में ये हम इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, तो मैंने पेंडिंग रखने के लिए बोला है। अब आप आ जाइए डेफिनेशन वाले एरिया के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहला डेफिनेशन हम देख रहे हैं एक्ट वाला। अब एक्ट वाली डेफिनेशन 3 सबसेक्शन 2 में डिवाइडेड है, तो आ जाइए मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूं। सो सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 2 हम डिफाइन कर रहे हैं एक्ट। अब मैं अगर आपको बोलूं तो एक्ट वर्ड के हमारे यहां पे 3 मीनिंग निकलते हैं। और सी नाउ वी आर डूइंग अ जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, तो हमको कई सारे मीनिंग समझना जरूरी है, तो थोड़ा सीरियसली सुनना। एक्ट वर्ड का जैसे पहला मीनिंग निकलता है दैट इज एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग कि किसी के बिहाफ पे वर्क करना, वर्किंग ऑन बिहाफ, वर्किंग ऑन बिहाफ। जैसे हम कहते हैं ना एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, तो वो एक मीनिंग होता है। या इसके अंदर वो भी एक्ट आ जाएंगे जो आप मूवीज में करते हो, मूवी एक्टिंग भी एक्ट होता है, मूवी एक्ट, ठीक है। एक्ट वर्ड का दूसरा मीनिंग है अपने पास में, जिसे हम कहते हैं अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, अ बिल पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने किसी बिल को पास कर लिया एंड मेड इट एज अ लॉ, एंड मेड अ लॉ, उसे भी हम एक्ट कहते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसे भी हम एक्ट कहते हैं। एक्ट वर्ड का थर्ड मीनिंग आता है एन एक्टिविटी और वर्क और टास्क। अब सवाल यह है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कौन से वाले एक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपको पढ़ के हमें बताना है, या आपको पढ़ के मुझे बताना है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में यहां पे कौन से एक्ट की बात की जा रही है। एक बार जरा रीड करके मुझे बताओ कि कौन से एक्ट की बात की जा रही है। मैं मार्किंग कर रहा हूं, आप साथ साथ में चाहिए तो कर सकते हो, बट टेल मी कौन से एक्ट की बात की जा रही है। कौन से एक्ट की बात की जा रही है? क्या ये यहां पे बिल पास वाले एक्ट की बात कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी या वर्क की बात कर रहे हैं? ओके, मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, जिन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा या अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ठीक से पढ़ के जवाब दीजिएगा सब जन प्लीज। ओके, बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि यहां पे बिल पास बाय पार्लियामेंट की वगैरह बात की जा रही है, पर मैं आपको मेंशन कर दूं एक्टिंग वाले पार्ट की भी बात नहीं की जा रही, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट की भी यहां पे बात नहीं की जा रही। बात यहां पे की जा रही है एक्टिविटी की, वर्क की या टास्क की। नॉर्मली इन एनी लॉ
in any law, if a person does any act, person does any act, तो उस एक्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक्ट विच इज फेवरेबल टू लॉ, favorable to law, and act which is against law, against or omission of law. So यहां पे बात एक्ट की जा रही है, एक्टिविटी की जा रही है, वर्क की जा रही है. सो अगर कंपनी में डायरेक्टर कोई काम कर रहा है तो हो सकता है वो काम फेवरेबल टू लॉ हो. हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में देखा था, डायरेक्टर ने ड्रग्स बेचे तो ये अगेंस्ट द लॉ, ओमिशन हो गया. हाँ, डायरेक्टर ने एनुअल रिटर्न फाइल के लिए, एनुअल अकाउंट्स फाइल किए, दैट इज फेवरेबल टू लॉ. और इस एक्ट के अंदर वो बात फेवरेबल वाले एक्टिविटी की भी नहीं कर रहे हैं, वो फेवरेबल वाले एक्टिविटी की भी बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस वाले की. कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने अगेंस्ट लॉ किया है, ओमिशन ऑफ लॉ में किया है, उस एक्टिविटी को ये यहां पे एक्ट बोलना चाहते हैं. उस एक्टिविटी को ये यहां पे एक्ट करके डिफाइन करना चाहते. इसका मीनिंग वो बोलना चाहते हैं कि दिस मीन्स एक्ट, मतलब जनरल क्लॉज एक्ट बोलना चाहता है कि अगर आपने किसी भी दूसरे लॉ में कोई एक्ट किया, आपने किसी भी दूसरे, समझो जनरल, किसी भी दूसरे एक्ट में, अगर आपने किसी भी दूसरे लॉ में आपने कोई एक्ट किया, तो जनरल क्लॉज एक्ट बोलना चाहता है कि यहां एक्ट का मतलब है, वो एक्ट का मतलब है कि एक तो आपने ओमिशन किया है या अगेंस्ट द लॉ काम किया है. ये यहां पे उनका बोलने का मकसद है. तो जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से एक्ट, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है एनी एक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट और ओमिशन ऑफ द लॉ. अब एक कठिन परिस्थिति है क्योंकि देखो एक्ट के इतने सारे मीनिंग है, हो सकता है इससे भी ज्यादा एक्ट के मीनिंग हो, ठीक है, इससे भी ज्यादा एक्ट के मीनिंग हो, बट जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है कि भैया कोई भी एक्टिविटी, वर्क या टास्क जो आपने अगेंस्ट लॉ किया है, ओमिशन ऑफ लॉ में किया है, उसी को एक्ट बोला जाएगा. ये चीज को आपको समझना जरूरी है. कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ये डायग्राम बड़ा काम का है, कृपया लिख के रखिए. तो सर अब बच्चे सवाल पूछते हैं, सर तो फिर इसको एक्ट करके यहां क्यों डिफाइन किया? ऐसा कई बार हो सकता है कि कितने तो भी लॉ में लिखा होगा, जैसे कंपनीज एक्ट में फॉर एग्जांपल लिखा है, वैसे कंपनीज एक्ट में एक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं है. तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि डायरेक्टर एक्टेड अगेंस्ट अ कंपनी या डायरेक्टर एक्टेड फॉर हिज बेनिफिट. डायरेक्टर एक्टेड फॉर हिज बेनिफिट मतलब डायरेक्टर ने एक्ट किया है खुद के बेनिफिट के लिए, मतलब अगेंस्ट द कंपनी, ओमिशन ऑफ लॉ के लिए. सो हिज एक्ट इज क्वेश्चनेबल. एक्ट इज क्वेश्चनेबल, डायरेक्टर्स एक्ट इज क्वेश्चनेबल, मतलब डायरेक्टर ने जो अगेंस्ट काम किया है, ओमिशन ऑफ लॉ में काम किया है, वो क्वेश्चनेबल है. ये यहां पे मीनिंग लिया जाएगा. तो मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया, उसके टाइप्स भी बताए, उसमें से कौन सा ये भी बताया, एग्जाम्पल भी बताया. ठीक है, ये चीज को लिख के रखिए. समझ में आया क्या? ये मुझे जरूर बताइए प्लीज. समझ में आया क्या? प्लीज कमेंट कीजिएगा.
अदर लॉस के सेक्शन इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने रहते उतना सही है। कंपनीज एक्ट के तो पूरे याद होने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्ट वाला डेफिनेशन खत्म। फिर है एफिडेविट। एफिडेविट बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आ जाइए। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एफिडेविट का मतलब होता है हिंदी या मराठी में प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र मतलब आप प्रतिज्ञा ले रहे हो। प्रतिज्ञा अरे नालायक हो, आप प्रतिज्ञा ओथ ले रहे हो, कसम ले रहे हो, ठीक है। सो आप प्रतिज्ञा ले रहे हो कि भाई साहब कि आप जो इस पेपर के ऊपर लिख रहे हो वो एकदम 100% सच है, ठीक है। इसे एफिडेविट कहते हैं कि आप जो पेपर के ऊपर लिख रहे हो वो 100% सच है। इसे प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं कि आपने हाथ रखा और आप बोल रहे हो कि मैं, जाने दो मैं कुछ भी बोलूं, तुमने गंदा ही सोचना है, मेरे को जीवन में मालूम है, तो आ जाइए। इट इज अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है। ये एक अफर्मेशन है और डिक्लेरेशन है। इन केस ऑफ पर्सन अलाउड अफर्मिंग डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, मतलब कसम खाने की जगह पे अगर आप एफिडेविट दो तो उसे डॉक्यूमेंटेड ऑथ माना जाता है, ठीक है। द अबव डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन द नेचर। इट इज अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है। हाउएवर वी कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म इन जनरल पार्लांस, ठीक है। ये चीज को याद रखना, इसके अंदर ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, मुश्किल है इसको एग्जाम में पूछना। फिर आता है सेंट्रल एक्ट। अब देखो, अब यहां पे एक्ट का मीनिंग क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो, सेंट्रल एक्ट मतलब जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, इंडियन लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, उन्हें सेंट्रल एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। बस उतना ही बोला गया है। और 1950s के पहले, अगर 26 जनवरी 1950s के पहले है तो गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, जो अंग्रेजों ने जिसको अपॉइंट किया था लॉ पास करने के लिए, उसने किया है तो भी चलेगा। अब हम आते हैं बहुत ही डेंजर से डेफिनेशन के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार मार्क करके रखिएगा, बहुत काम का डेफिनेशन है और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहिए। लेट्स गो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले तो आपको इंडिया के स्टेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 डिफरेंट पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं लिस्ट ए स्टेट्स, दूसरा लिस्ट बी स्टेट्स, तीसरा लिस्ट सी स्टेट्स एंड लिस्ट डी स्टेट्स। ये मैंने मेरे मन से नहीं लगाया लिस्ट ए बी सी डी, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन में लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर समझना है तो ये लिस्ट अच्छे से समझनी पड़ेगी। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। जिनको बहुत नींद आ रही है वो एक दूसरे को मारो, तकियों को मारो, चोकस्लैम डाल दो, बेड से नीचे कूद जाओ या घर से नीचे कूद जाओ, पर पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर चाहिए, ठीक है, पूरा ध्यान, ठीक है। सो पहला है लिस्ट ए स्टेट्स, जो टोटली गवर्नर जनरल ऑफ, मतलब ऐसे स्टेट्स जो अंग्रेजों के जमाने गवर्नर जनरल के अंडर होते थे, स्ट्रेट अवे गवर्नर जनरल के अंडर होते थे। जैसे दिल्ली, दिल्ली वॉज अ स्टेट जो अंग्रेजों के जमाने स्ट्रेट अवे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में होता था, गवर्नर जनरल खुद वहां पे बैठते थे। दूसरा लिस्ट बी स्टेट्स जो राजा रजवाड़ों के हाथ में थे, जो राजा रजवाड़ों के हाथ में थे, जैसे माधवराव सिंधिया, सिंधिया घराना, तो उनका स्टेट उनके हाथ में था। हैदराबाद का निजाम, जम्मू कश्मीर का हरि सिंह, ठीक है। सो ये उनके एग्जाम्पल्स है। ये दिल्ली हो गया। अब जो सिर्फ राजा के हाथ में थे उनके नाम है जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद का निजाम, तो इन्हें कहा जाता था लिस्ट बी स्टेट, लिस्ट बी। सो जे एंड के निजाम का हैदराबाद, HYD, ये थे आपके लिस्ट बी स्टेट जो सिर्फ राजा कंट्रोल करते थे। तीसरे थे राजा और चीफ कमिश्नर मिलकर कंट्रोल करते थे, मतलब राजा तो था ही प्लस चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया था। आपने लगान मूवी अगर देखा होगा तो लगान मूवी में राजा था और वो अंग्रेज आदमी था, तुमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा, वो वाला। तो राजा प्लस चीफ कमिश्नर मिलकर कुछ स्टेट्स मेंटेन करते थे, ठीक है। इसमें आपके यू कैन से मध्य प्रदेश वाले स्टेट्स मैक्सिमम, उत्तर प्रदेश वाले स्टेट्स मैक्सिमम, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले स्टेट्स मतलब उस वक्त के स्टेट्स, अभी तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक स्टेट है, पर उस वक्त वो सेंट्रल अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, अलग अलग राज्यों में। सो राजा और चीफ कमिश्नर जहां पे अपॉइंटेड है वो वाले एरिया। और फिर आता है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार को स्पेसिफिक, निकोबार का स्पेलिंग गलत हो गया क्या जीवन में मेरा, ठीक है, गलती तो क्या, अपना डी के इंग्लिश अपन करते रहते जीवन में। सो अंडमान निकोबार जो है उसको स्पेशल सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए लिस्ट डी बनाया था, क्योंकि अंडमान निकोबार के यहां पे कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जो 25-30 हजार साल पुराने हैं,
आप देखो क्रिश्चियनिटी धर्म का जन्म 2000 साल पहले हुआ, वी आर इन 2022, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर इन 2022। तो क्रिश्चियन धर्म का जन्म 2000 साल पहले हुआ, 2500 में नहीं, 2022 साल पहले। उसके पहले मुस्लिम धर्म का इजाद हुआ, कहा जाता है 8000 साल पहले हिंदू धर्म का जन्म हुआ। पर ऐसे अंडमान निकोबार में आज के डेट में बोला जाता है, अंडमान निकोबार में ऐसे भी कुछ ट्राइब्स है जो 20-25 हजार सालों से सेम ट्राइब में सेम धर्म में चलते आ रहे हैं। अफ्रीका में भी कुछ ऐसे ट्राइब्स है जो 20-25 हजार सालों में एक ट्राइब एक ही जगह पे एक ही लोकेशंस में उसी एरिया में चलते आ रहे हैं, 20-25 सेम दे आर गोइंग ऑन। सो इसलिए अंडमान निकोबार के ट्राइबल एरियाज को ध्यान में रखते हुए उसको लीस्ट डी स्टेट्स में डाल दिया गया। ट्राइबल एरियाज को ध्यान में रखते हुए उसको लिस्ट डी स्टेट्स में डाला गया। और इनके हिसाब से बनाया गया सीजी का डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आपको नहीं यकीन होता तो मैं एक बार ना आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूं, ठीक है। मतलब इंडिया पहले, आपको लगता है कि इंडिया पहले एकदम क्या आजाद हुआ तो एकदम सिंपल होगा? हाँ, इंडिया में उस वक्त में अगर आपको बोलूं तो दिल्ली था, यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, गुजरात को कच्छ एंड गुजरात यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, मुंबई को मुंबई, महाराष्ट्र तो उस वक्त था ही नहीं, महाराष्ट्र एक में 1956 में महाराष्ट्र बना, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था। मतलब अगर आपको इसका मैं क्या कहते हैं उसको, अगर मैप दिखाऊं जीवन में तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको आइडिया क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सी दिस इज द मैप ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। जब हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो ये इंडिया का मैप था। ये पूरा अखंड भारत का मैप है जिसमें से हम हमारे एरियाज ले लेंगे। बिहार को बिरार बोला जाता था उस वक्त, ठीक है, यू सी दिस, ठीक है, दिस इज मध्य प्रदेश वगैरह वाले कई सारे एरियाज देखो, राजस्थान, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया, फिर उधर राजस्थान, गुजरात, कच्छ और गुजरात प्रोविंस इसको बुलाता था, इसको ईस्टर्न इंडिया बुलाता था, यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बुलाता था, फिर इधर सेंट्रल प्रोविंस बुलाता था। हैदराबाद देखो कहां है पूरा का पूरा, इसको निजाम शाही बोला जाता था। महाराष्ट्र कहीं दिखेगा नहीं, बॉम्बे और उसके सबब एरियाज को बॉम्बे प्रेसिडेंसी बुलाया जाता था, ठीक है, इसको कोल्हापुर एंड डेक्कन स्टेट्स बोला जाता था राजर्षि शाहू महाराज के जमाने का। फिर मैसूर अलग था, मद्रास स्टेट्स अलग था। मतलब आप ये मैप देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपको इंडिया का स्टेट इसमें कोई दिखेगा ही नहीं। सो दिस इज हाउ द मैप ऑफ द इंडिया एक्चुअली बीन गिवन। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया इज एक्चुअली बीइंग गिवन। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। दिस इज हाउ द इंडिया वाज डिवाइडेड। उस वक्त इतने सारे स्टेट्स इंडिया के अंदर थे। सो इस चीज को अगर हम ध्यान रखें, उस हिसाब से अंग्रेजों ने बाइफर्केशन करके रखा था कि ऐसे जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के नीचे जैसे दिल्ली, फिर JNK के निजाम वाला हैदराबाद जो अभी मैंने आपको दिखाया, फिर MP में सेंट्रल प्रोविंस, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, अंडमान निकोबार, ये सब के हिसाब से चीज का डेफिनेशन चेंज होता है। अब इनमें सीजी कौन है तो देखो 26 जनवरी 1950 के पहले सीजी का मतलब अलग होता है एंड 26 जनवरी 1950 के बाद सीजी का मतलब अलग होता है। बेकार, बहुत बेकार डेफिनेशन है, ठीक है। 26 जनवरी 1956 के पहले जो लिस्ट ए कैटेगरी है उनके लिए सीजी का मतलब हुआ करता था दैट इज गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल दिल्ली जैसे कैपिटल के लिए 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के पहले सीजी का मतलब हुआ करता था गवर्नर जनरल। लिस्ट बी के लिए जहां पे राजा थे उनके लिए सीजी का मतलब हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब राजा, जो वहां का राजा है, राजशाही है, जैसे माधवराव सिंधिया वगैरह, वो सीजी कहलाए जाते थे। लिस्ट सी में जहां राजा और चीफ कमिश्नर है वहां सीजी का मतलब होता था चीफ कमिश्नर, जो अपॉइंट किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसको कहा जाता था सीजी, चीफ कमिश्नर। और अंडमान निकोबार जो थे उनके लिए उनको कहा जाता था एडमिनिस्ट्रेटर। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते थे अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह या तो फिर यूनाइटेड प्रोविंस को संभालने के लिए, यूनियन टेरिटोरीज को संभालने के लिए। यह सीजी का मतलब था 26 जनवरी 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले। अब उसके बाद अब ये यहां पे खत्म हो गया बच्चों, ये यहां पे कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो सीजी का मतलब है उसका और ऊपर के मतलब का कोई लेन देन नहीं है। नीचे जो सीजी का मतलब है उसका और ऊपर के मतलब का कोई लेन देन नहीं है। इन सब चीजों को मतलब इसको खत्म करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करता हूं, ये यहां पे एंड हो गया। अब ये चारों चीजों को मिक्स करके सीजी के
चार मतलब निकाले गए हैं, 3-4 मतलब निकाले गए। कौन कौन से तो मैं बोलता हूं। नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूटीज जो है, यूनियन टेरिटोरीज जो है, उनके लिए सीजी का मतलब है प्रेसिडेंट। उनके लिए सीजी का मतलब क्या है बोले एक बार उसे, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट उनके लिए सीजी का मतलब है जो यूनियन टेरिटोरीज है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अभी जम्मू एंड कश्मीर, तो इनके लिए सीजी का मतलब है प्रेसिडेंट। अगर आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट है, आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपके लिए सीजी के दो मतलब होंगे। सेंट्रल लॉज के लिए सीजी का मतलब है अपना खुद का सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, जो मोदी सरकार है उसको हम कहेंगे। ठीक है, और जो स्टेट लॉज है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट सीजी माना जाएगा। सो यूनियन ऑफ इंडिया फॉर सेंट्रल लॉज, सेंट्रल लॉज के लिए सीजी मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, जो हम सीजी अप्रूवल बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट में। और अगर स्टेट लॉ है जैसे लॉटरी वाला, गुटखा वाला, तो सीजी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लॉज के लिए सीजी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ये यहां पे बोला गया है। ठीक है, क्योंकि अब तो भैया राजा चीफ कमिश्नर वगैरह नहीं रहे ना नाइड में, और उसके बाद में अगर कोई यू कैन से प्रोवियांस है, यूनियन टेरिटोरी प्रोवियांस है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, दादरा दमन नगर हवेली, पांडिचेरी, पुदुचेरी, हाँ है ना, सो प्रोवियांस है, उनके लिए सीजी का मतलब अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। उनके लिए सीजी का मतलब अभी भी क्या होगा बोले एक बार जो से, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो सीजी का मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले अलग था कि भैया जब गवर्नर जनरल के अंडर कोई था तो गवर्नर जनरल, राजा था तो राजा, चीफ कमिश्नर था तो चीफ कमिश्नर, अंडमान निकोबार टाइप के लिए एडमिनिस्ट्रेटर। फिर इंडिपेंडेंस मिला, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यूनियन टेरिटोरीज के लिए प्रेसिडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो स्टेट्स के लिए अगर सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब है, और स्टेट लॉ है तो एसजी। जैसे मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूं बट मैं फिर भी कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहकर कंपनीज एक्ट अगर पढ़ रहा हूं तो मेरा सीजी का मतलब सीजी होगा, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। लेकिन मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहकर लॉटरी का, गुटखे का लॉ पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए सीजी का मतलब स्टेट लॉज होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, और फिर जो प्रोवियांस है, दादरा दमन नगर हवेली, पांडिचेरी, पुदुचेरी, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट का रूल नहीं है, सीजी का रूल नहीं है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर विल बी कंसिडर्ड एज सीजी। ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन, ये है जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब आप सोचिए कितना खूंखार, कितना खूंखार, मतलब आपको डीप रूटेड इंडिया का नॉलेज चाहिए। डीप रूट मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ के मेरे को मजा ये बात का आ जाता है, या पढ़ाने में ये बात का मजा आता है कि इसमें थोड़ा बहुत इंडिया का हिस्ट्री बोलने के लिए मिलता है। कई सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा शायद कि भाई साहब इंडिया भी पहले ऐसे डिवाइड हुआ करता था। आप सोचो, ये जो मैंने मैप दिखाया, आप सोचो आपको पता ही नहीं होगा कि इंडिया वॉज ऑल्सो लाइक दिस, किसी को नहीं पता होगा कि इंडिया भी ऐसे डिवाइड करता था। आपको पता है इंडिया के मैक्सिमम स्टेट को इंडिपेंडेंस 1 नवंबर 1956 तक मिला है। कई सारे स्टेट्स थे ही नहीं इंडिपेंडेंस के वक्त। 1 नवंबर 1956 तक के इंडिया में स्टेट्स बनाए गए, 1947 से लेकर 1956, 9 साल तक हमने स्टेट्स बनाए, अभी भी स्टेट्स बन ही रहे हैं। बीच में आपका उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल चेंज ये हो गया, बिहार झारखंड अलग हो गया, अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, तो अभी भी स्टेट्स बन ही रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग मेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो ये है आपका सीजी अप्रूवल। अब जीवन के अंदर जब कभी भी आप सीजी अप्रूवल लिखो तो थोड़ा सा कॉन्शियसली लिखना, उठ के पेल मत देना सीजी अप्रूवल करके, ठीक है? समझ में आया क्या? मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या कहना है। सर प्रोविंस और यूनियन टेरिटोरी में फर्क क्या है? यूनियन टेरिटोरी के ऊपर नॉर्मली, ये नॉर्मली बोल रहा हूं क्योंकि ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है। यूनियन टेरिटोरी के ऊपर नॉर्मली सीजी का कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। पर प्रोविंसेस के ऊपर प्रेसिडेंट का कंट्रोल होना कंपलसरी नहीं है, उसका खुद का काउंसिल होता है। आपको शायद नहीं पता, इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटोरीज या प्रोविंसेस ऐसे जिनका खुद का गवर्नमेंट है। आप गूगल के ऊपर सर्च करो, आपको मिलेगा कुछ, मतलब दादरा दमन नगर हवेली, शायद दादरा दीव नगर हवेली वगैरह, वो ऐसे जिनका खुद का गवर्नमेंट है। जैसे महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे उनका खुद का गवर्नमेंट है, उसे प्रोविंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो चाहिए तो इसको लिख के रखो, समझ में आएगा जरूर बताइएगा। इतना डीप में एमपीएससी यूपीएससी का भी इंटरव्यू नहीं पूछते होंगे। सही है बेटा, पर अपने को पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसके सिवा आपको डेफिनेशन समझ में ही नहीं आएगा सीजी का।
इसलिए अपन इतनी डिटेलिंग ले रहे हैं। एक और चैनल क्रिएट कर लो जनरल नॉलेज हिस्ट्री के लिए। इतना ही पता है बेटा, बहुत ज्यादा भी ज्ञान नहीं है। गरीब आदमी को क्या ज्ञान रहेगा यार। चलो डन हो गया पक्का। ये है आपका सीजी का डेफिनेशन। अभी आता है धर्म संकट वाली चीज, आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है सीजी का डेफिनेशन, या बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है। वैसे आप अगर चाहो तो इसको होमवर्क में भी कर सकते हो, तो कृपया होमवर्क में पढ़ना। कोई अगर दिक्कत है आपको तो कल आप पूछ सकते हो, या क्वेरी नंबर के ऊपर भी पूछ सकते हो अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत है। सीजी का डेफिनेशन सिर्फ एक बार रीड करना, ठीक है। 3 सबसेक्शन नंबर है 8, तो साइड में लिख के रखिए 3 सबसेक्शन नंबर 8। गो फॉर इट फास्ट। चलो
फिर उसके बाद में डेफिनेशन है कमेंसमेंट, एनैक्टमेंट, ठीक है, और उन डेफिनेशंस को भी हमको पढ़ना है। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि ऐसा दिन जिस दिन आपका रेगुलेशन फोर्स में आया, ऐसा दिन जिस दिन आपका रेगुलेशन आया या जिस दिन आपका लॉ एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो कंपनीज एक्ट 2013 लिख के रखिए यहां पे, कंपनीज एक्ट 2013 ये 12 ऑफ सितंबर 2013 को कमेंस हुआ। ये एग्जांपल मैंने इसके पहले कई बार बोला है, ठीक है, कि 12 सितंबर 2013 इज अ कमेंसमेंट डेट ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। नीचे एक छोटा सा केस दिया है, इन सभी केसेस को अपन एक जगह पे ला लेंगे, डोंट वरी। द थ्योरी ऑफ द स्टैट्यूट बीइंग इन ऑपरेशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस थ्रू इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ ऑपरेशन हैज नो वैलिडिटी। मतलब बेसिकली यहां पे मेंशन किया गया है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई में कि भाई जिस दिन एक्चुअली लॉ ऑपरेशनल हुआ उसको कमेंसमेंट डेट कहा जाएगा, जिस दिन लॉ ऑपरेशन में आया उस दिन उसको कमेंसमेंट डेट कहा जाएगा। ये चीज को यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है, केस को मार्क कर लीजिए। फिर अगला डेफिनेशन है एनैक्टमेंट का। एनैक्टमेंट का मतलब होता है इंक्लूड रेगुलेशंस, any regulations of Bengal, Madras, Bombay Code shall also include provisions contained in the act। मतलब regulations, enactment का मतलब दिया है कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन एक्सेट्रा जो बंगाल मद्रास में पुराने जमाने में भी अगर पास किया गया प्री इंडिपेंडेंस एरा में, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इट हैज बीन हेल्ड एनैक्टमेंट वुड इंक्लूड एनी एक्ट मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, सभी इसके अंदर आएंगे। वुड अप्लाई टू अ केस नॉट ओनली एंटायर एक्ट इज रिपील्ड बट ऑल्सो वेयर द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज रिपील्ड। मतलब कोई अगर प्रोविजन ऑफ लॉ है वो रिपील हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको एनैक्टमेंट कहा जाएगा। मतलब कोई लॉ था, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, हर साल कुछ 15-20 सेक्शन चेंज होते हैं, तो ओल्ड जो 15-20 सेक्शन गए वो भी एनैक्टमेंट का पार्ट माने जाएंगे, भले ही वो अभी एप्लीकेबल नहीं हो, बट इट इज एन एनैक्टमेंट। ये चीज को यहां पे बोला गया है। छोटे छोटे डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम के नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है, आपने खुद ने एक बार पढ़ लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, होमवर्क करके लिख लो यहां पे, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, अपन इसका समय क्लास के अंदर वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या है। फिर गुड फेथ का डेफिनेशन है, गुड फेथ का डेफिनेशन बड़ा काम का है और इसका केस भी बहुत सही है एकदम। सर आप बोल रहे थे बहुत इजी एक्ट है, अब देखो ना, हमने सिर्फ दो डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़े, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ और सीजी, और बची हुई चीजें आप देखो, हमने सिर्फ दो डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़े। मैंने बोला था 5-6 कंसेप्ट छोड़ के पूरा एक्ट वाहियात है, तो देखो सिर्फ दो डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़े, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट और दूसरा सीजी का डेफिनेशन, वो छोड़ के डिफिकल्ट क्या है बेटा। आप देखो इतने सारे डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो ही चीजें हमने मार्क की अच्छे से और दो चीजों के लिए चार्ट निकाला, तो बाकी तो पूरा लॉ काम का ही नहीं है ना, है ना। आ जाइए गुड फेथ में। अब गुड फेथ तो ऑलरेडी आपको पता है कि अच्छे दिल से किया हुआ, बिना किसी डिफिकल्ट, बिना किसी क्या कहते हैं उसको, गलती के नॉलेज के किए हुए एक्ट को गुड फेथ में किया जाता है, अच्छे दिल से किया हुआ काम। पर इनके हिसाब से गुड फेथ का मतलब क्या है जरा देखते हैं। थिंग शॉल बी डन इन द गुड फेथ तब माना जाएगा डन ऑनेस्टली, निग्लिजिबली नहीं किया है, वेयर इट इज डन निग्लिजेंटली और नॉट, ऑनेस्टली करना जरूरी है। यह सरकमस्टेंसेस ऑफ केस के ऊपर डिपेंड है, जो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया है, जिसमें कोई भी मालाफाइड इंटेंशन नहीं है। मालाफाइड मतलब अडल्ट्रेटेड इंटेंशन नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं है, गलत इंटेंशन जिसके अंदर नहीं है उसे गुड फेथ में बोला जाएगा। मतलब देखो कुछ ही वर्ड काम के हैं, वो साइड में लिख के रखिए, जैसे ऑनेस्टी, जो अच्छी अच्छी बातें वो सब यहां पे लिखी है, ऑनेस्टी, उसके बाद में ड्यू केयर, अटेंशन, नो मालाफाइड इंटेंशन, नो मालाफाइड इंटेंशन, इसे गुड फेथ कहा जाएगा। डिफरेंट लॉ में गुड फेथ का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है बोला है। अगर किसी लॉ में गुड फेथ का स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है तो आपने वो डेफिनेशन फॉलो करना है, ये यहां पे बोला है, इंपॉर्टेंट एरिया है। किसी लॉ में अगर डेफिनेशन दिया है गुड फेथ का तो आपने उसको फॉलो करना है। फिर एक जबरदस्त वाला केस है, माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा सी माऊंगा, ठीक है। मतलब क्या मस्त नाम है, माऊंगा, किसी को तुमको गाली देनी है, इसके बाद भाई गाली मत देना,
गाली देना पाप है, तुम्हें गाली देने का सुख भी चाहिए और गाली का पाप भी नहीं लगना चाहिए, तो ये चीज तुम यूज करना, बोला माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा सी माऊंगा, केस तो केस याद हो जाएगा, गाली की गाली बन जाएगी, गाली का पाप भी नहीं लगेगा। बोलो सब जन कमेंट में एक बार, माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा सी माऊंगा। जबरदस्त वाला केस है भाई, इमीडिएटली याद होना चाहिए, माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा सी माऊंगा। सब जन कमेंट करेंगे जीवन में। ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला ये केस ने भाई, बहुत अच्छी बात बोली है। माऊंगा आऊंगा पू सेड गुड फेथ इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन जो यहां दी है does not expressly apply in terms of Indian Contract Act. General Clauses Act does not apply. The definition of good faith is generally understood in the civil law, which may take a practical guide under the standing expression of the contract. बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए GCL के डेफिनेशन, जीसीएल की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। जो सिविल लॉ में आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जनरली गुड फेथ मानते हो, वही गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट में लगना चाहिए। ये इस केस में बोला गया है। माऊंगा होगा पू कि भैया जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ की नहीं लगेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले यस नो। हो गया डेफिनेशन का, हो गया केस लॉ याद? चलो बहुत बढ़िया। फिर डेफिनेशन आता है गवर्नमेंट का, फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट का डेफिनेशन पढ़ लेना, होमवर्क, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आपको पता है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गिल्टेज बॉन्ड्स जो आरबीआई वगैरह इशू करती है। फिर आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वाह 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 वाह, जो पकड़ के हिला नहीं सकते। कैसे पकड़ के हिला नहीं सकते ना इमूवेबल प्रॉपर्टी? जैसे लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड में से आपको कोई बेनिफिट मिला बाहर, ठीक है। थिंग्स अटैच टू लैंड, जैसे पेड़ पौधे जो लैंड में अभी भी फंसे हैं। परमानेंटली फास्टन टू लैंड, प्लांट एंड मशीनरी जो आपने जमीन से ठुक के रखी है। इन चार चीजों को यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। चाहिए तो एक बार रीड कर ले, 1-2 मिनट के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। गो फॉर इट फास्ट। नालायक हार्दिक, अच्छा सोचो, बेकार लोग किधर इसलिए जाने लायक नहीं है। इसके बाद मेरे को क्लास में कोई गाली दिखते हुए नहीं दिखना चाहिए, मेरे को सिर्फ सुनना है माऊंगा आऊंगा पू, ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद इंप्रिजनमेंट का डेफिनेशन है, होमवर्क में पढ़ लेना। इंडियन लॉ का डेफिनेशन है, होमवर्क में पढ़ना। मंथ मतलब हद हो गई। मंथ मतलब बोले यार, मैं तुमको शायद नहीं पता होगा मंथ वगैरह क्या होता है। मंथ एक चीज होती है, एक पीरियड होता है जो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से लेना है। बोला ओके भाई साहब, ओके। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी जो पकड़ के इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है। और उसका डेफिनेशन देखो ना, मतलब वो भी नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? दस एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। बढ़िया, लो थोड़ा थोड़ा लो और थोड़ा ऐसा करके ऐसा शुरू कर लो, मतलब बहुत ही बढ़िया। फिर अगला डेफिनेशन दिया है ओठ का। ओठ मतलब कसम खाना। अर्ज किया है मियां, अर्ज किया है, बोलो इरशाद। अर्ज किया है, बोलो इरशाद। तुम्हारी एक्स की तरफ देख के एक मस्त वाला इरशाद किया है। बोलो इरशाद, बहुत बढ़िया। अर्ज किया है, जब तुम्हारे एक्स के लिए, जब तक तू मेरे साथ रहेगी। अर्ज किया, वाह 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 वाह। जब तक तू मेरे साथ रहेगी, सॉरी सॉरी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। अरे जब तक तू मेरे साथ रहेगी मैं तुझसे दिल लगाऊंगा। जब तक तू मेरे साथ रहेगी मैं तुझसे दिल लगाऊंगा। तू जो मुझे छोड़ के जाए, हर झूठी बात में तेरी कसम खाऊंगा। वाह 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 वाह। जब तक दिल लगाएगी, जब तक रहेगी दिल लगाऊंगा, नहीं तो हर झूठी बात में तेरी कसम खाऊंगा।
ठीक है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे एक्स के लिए, खास करके उस सांप के लिए जिसने तुम्हारे जीवन को डसा है, जिसने तुम्हारे जीवन को डसा है, उस सांप के लिए शेर था। ठीक है, लेट्स गो आगे। ऑफेंस, ऑफेंस का मीनिंग होमवर्क, ऑफेंस मतलब कोई भी गलत सलत एक्ट जो आपने किया है जो पनिशेबल है। फिर ऑफिशियल गैजेट, जहां पे इंडिया का ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट, जहां पे लॉ डिक्लेयर किए जाते हैं। होमवर्क, रजिस्टर्ड होमवर्क, पर्सन होमवर्क, रूल होमवर्क, सभी होमवर्क यार, इसके अंदर कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं, सब डेफिनेशन आराम से एक बार घर पे आराम से पढ़ने का। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। बाप रे, विनीत दीक्षित ने तो यहां पे एक्स को भी टैग कर लिया जीवन में। विनीत बेटा इतना भी पर्सनल मत बनो जीवन में। ठीक है, सो शायरी अगर तुम्हें पसंद आए तो अपने दांत मुझे दे देना, और यहां पे आपका डेफिनेशन वाला एरिया हो जाता है खत्म। ठीक है, डेफिनेशन वाला एरिया यहां पे खत्म होता है, और जनरल क्लॉजेस एक्ट में हम अच्छे मकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं आज। कल के लेक्चर के अंदर आई गेस ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि ये चैप्टर पढ़ के आपका दिल खुश हो गया होगा, गार्डन गार्डन हो गया होगा। हो सकता है कुछ लोगों का दिल दहल भी गया होगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं, मजदूर भी हूं। जैसे पढ़ाने के लिए मजबूर हूं और आपका मजदूर हूं, तो आज के लिए कृपया इस आपके मजदूर को अलविदा कह दीजिए, एक क्या कहते हैं, इजाजत दीजिए। कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह और पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारे एक्स को मेरी तरफ से बधाई देना और उसके दंश से, उसके डंक से थोड़ा बचे रहना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।